जितने भी हमारे यहाँ पर अतिथि आए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ये बड़ी खुशी का अवसर है कि डॉक्टर MM जुनेजा जी की जो पुस्तक है नेताजी भारतीयों के हृदय सम्राट क्यों, उसके विमोचन के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए और उनमें मैं बड़े मान सम्मान के साथ एक बार उनका नामोल्लेख करना चाहूंगा। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं जनरल KAS भुल्लर जी, विशिष्ट अतिथि श्री ईश्वर सिंह दोहन जी जो रिटायर्ड IC हैं ITBP से, वो हमारे बीच में हैं। अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारे KK शारदा जी, चेयरमैन है आचार्यपुर चंडीगढ़ के। और विशिष्ट सम्मान के लिए जो शहीद आजम भगत सिंह के अनुज की पुत्र वधू श्रीमती तेजी संधू जी हमारे बीच में हैं। ये बहुत खुशी का अवसर है, गर्व का विषय है कि वो हमारे बीच में आज, उनको भी सम्मानित करके हम सभी गौरवान्वित अनुभव करेंगे। समाज से आए हुए बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री VK कपूर जी IPS रिटायर्ड और बहुत बड़े बड़े पदों पर केंद्र सरकार में और हरियाणा सरकार में सेवाएं दे चुके हैं, वो भी हमारे बीच में हैं और एडिशनल DGP के पद पर भी रहे हैं। हमारे बीच डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे श्रीमती सुनीता नैन जी कलाकार भी हैं, लेखिका भी हैं, कवित्री भी हैं, वो भी हमारे बीच में हैं, तो मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। श्री अशोक भंडारी नादिर जी वरिष्ठ साहित्यकार हमारे इस ट्राई सिटी के, वो हमारे बीच में हैं। प्रख्यात लेखक दीपक शर्मा जी हमारे बीच में हैं और मेजर शहीद अनुज राजपूत के पिता और उनकी माता श्री कुलवंश जी और उनकी माता मैडम उषा रोहिला जी हमारे बीच में हैं। और हरियाणा साहित्य अकादमी से डॉक्टर विजेंद्र जी हमारे बीच में पधारे हैं और जिनका मैं नाम उल्लेख नहीं कर सका उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अब इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से आरंभ करते हुए मैं अध्यक्ष महोदय जी से, हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और कपूर साहब जी से निवेदन करूंगा कि वो नेताजी की प्रतिमा पर, उनकी चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करें। अब मैं निवेदन करूंगा बॉलीवुड हाइट्स लॉटीज एसोसिएशन के प्रधान श्री DB गुप्ता जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि जनरल KAS भुल्लर जी का यहाँ पर स्वागत करें स्टिक दे करके। और मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर अपना आसन करें। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री ईश्वर सिंह दोहन IG ITBP से रिटायर्ड हैं, उनका भी स्वागत करेंगे श्री DB गुप्ता जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री KK शारदा जी, उनका भी गुलाब की स्टिक के साथ यहाँ पर स्वागत करेंगे DB गुप्ता जी। हाँ, श्रीमती तेजी संधू जी, उनका भी DB गुप्ता जी स्वागत करेंगे।
शहीद आजम भगत सिंह जी के भतीजे श्री अभय सिंह संधू जी की धर्मपत्नी श्रीमती तेजी संधू। है समय नदी की बाढ़ की जिसपे सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। यह जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, आप सभी को इसका पता है कि नेताजी भारतीयों के हृदय सम्राट क्यों, यह पुस्तक डॉक्टर एम एम जुनेजा जी ने लिखी है और इसमें वो जानकारियां नेताजी के जीवन के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, उनकी राष्ट्रभक्ति के बारे में और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ करके उन्होंने जो जो कार्य किए और तो बहुत ही कठिन कार्य किए, श्रम साध्य कार्य किए, हमारे आजादी के लिए उनका कितना बहुमूल्य योगदान रहा, इसके बारे में यह पुस्तक विस्तार से प्रकाश डालती है। और क्योंकि मैं तो इस पुस्तक से शुरू से ही गुजरा हूं कि भाषा का काम मैंने इसका किया है, तो बहुत नई नई जानकारियां इसमें हमें मिली हैं कि क्या क्या किस तरह से हम नहीं जानते थे नेताजी के बारे में। तो ये बहुत ही उपयोगी और लाभदायक पुस्तक है और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उसके लिए तो बहुत प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगी, रोशनी दिखाने वाला कार्य करेगी। तो मैं अब डॉक्टर एम एम जुनेजा जी को यहाँ पर इसलिए आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो एक तो हमारे आए हुए जितने भी मेहमान हैं उनका स्वागत करें और जितने हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष श्रीमती तेजी संधू जी, उनके बारे में वो उनका परिचय दें। श्री कपूर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आप यहाँ पर आ जाए। तो मैं डॉक्टर एम एम जुनेजा जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर के एक बार हमारे अतिथियों का परिचय आपके सामने रखें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 3 दिसंबर है। आज से 134 साल पहले खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। ये उसका जन्मदिन आज, ये उसका 135वां जन्मदिन है। ये हिस्टोरिक डे है। बाकी रही इस पुस्तक के बारे में तो हम बाद में बोलेंगे, लेकिन जो आज हमारे जो मेहमान हैं, पहली बात तो ये है कि ये सारी ऑडियंस जो है ये इंटेलेक्चुअल हैं। कहते हैं एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा होता है, तो गौतम बुद्ध ने कहा था विद्वानों की संगत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान होता है। तो आज ये सारे विद्वान जो है इकट्ठे हुए हैं। दो थोड़ा परिचय जो हमारे मेहमान आए हैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। पहली बात है कि हमारे मुख्य अतिथि मेजर जनरल रिटायर्ड KAS भुल्लर, ये आर्मी ऑफिसर है। एक लड़का IAS के इंटरव्यू में गया तो उसे पूछा गया था व्हाट्स योर फादर, ही सेड दैट माय फादर इज एन आर्मी ऑफिसर। तो उसे पूछा गया यू हैव बीन टॉट बाय ए टीचर एंड योर फादर इज एन आर्मी ऑफिसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सोल्जर एंड ए टीचर। उसे बड़ा अच्छा जवाब दिया, वन शेप द लाइफ एंड अदर सेव द लाइफ। ये बॉर्डर पर रहकर इन्होंने हमारे देश की खूब रक्षा की है और अगर शहीदों ने देश को आजाद करवाया है तो इन जो है फौजियों ने उसकी रक्षा की है। और ये जनरल भुल्लर देश की शान तो हैं। बॉलीवुड हाइट कहते हैं कि अगर बॉलीवुड हाइट में से जनरल भुल्लर जी को माइनस कर दिया जाए तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ये हमारी आन बान और शान है, हमें इन पर गर्व है और इन्होंने हमारा जो है रिक्वेस्ट जो इन्होंने जो है एक्सेप्ट की। इनका बहुत बहुत मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। इसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि जो है श्री ईश्वर सिंह दुहन जी, इनके फोरफादर, इनके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने 1924 से लेकर 1947 तक देश की आजादी में खूब हिस्सा लिया है। तो इनकी रगों में एक जो है देशभक्त का, स्वतंत्रता सेनानी का खून है। ये आज हमारे विशिष्ट अतिथि बने, हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा के शारदा जी, शारदा जी अक्सर खादी पहनते हैं, खद्दर पहनते हैं।
मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1941 में जब इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा था, गांधी जी ने चलाया था, एक औरत अरेस्ट हो गई। वो पारसी औरत थी, बड़ी अमीर थी। जब वो अरेस्ट हो गई तो उसने क्या किया, भीड़ में से एक आदमी को बुलाया और उसने अपनी पोटली में जितने डायमंड गोल्ड के जो ऑर्नामेंट थे उसमें बंद किए और उसने एक पर्ची में अपना एड्रेस लिख दिया। एक आदमी को बुलाकर कहा कि भाई साहब, इस पोटली में मेरे गहने हैं, इसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, वहां पहुंचा देंगे। उस आदमी ने कहा, बहन जी आपको मैं जानता नहीं, आप मेरे को नहीं जानती, और आपने मेरे पे विश्वास कैसे किया? तो उस पारसी औरत ने सुशीला का नाम कहा था कि आपने खादी पहनी हुई है, आपने खद्दर के कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए मैं आप पर विश्वास करती हूँ। तो फ्रीडम तो शारदा जी जो है, ये इनसे मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, हमें इन पर भी गर्व है। और ये फ्रीडम फाइटर सक्सेसर एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। इनके पिताजी ने भी जेल काटी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जितने भी अतिथि हैं, या तो देश की रक्षा की है, जो आजादी हमारे पूर्वजों ने दिलाई, और या इनके पूर्वजों ने खूब उसमें हिस्सा लिया है, हमें इन पर गर्व है। और अब रही बात मिसेज तेजी संधू जी, हर आदमी जानता है, हिंदुस्तान क्या सारा विश्व जानता है कि शहीद आजम भगत सिंह कौन था। 23 साल 5 महीने 25 दिन की उम्र में उसकी शहादत होती है। और कहते हैं कि आखिरी दिन जो बाकी के कैदी थे, उन्होंने एक पर्ची भेजी। 24 मार्च 1931 को सुबह 7 बजे फांसी होनी थी और 23 मार्च को फांसी दे दी गई। 22 मार्च को सेंट्रल जेल लाहौर में बाकी कैदियों ने एक पर्ची लिखकर भगत सिंह को भेजी, भगत सिंह मौत के मुंह में जा रहे हो, कोई गम लेके तो नहीं मर रहे। कागज था गंदा था, और उस गंदे से कागज पर भगत सिंह का जवाब देखिए क्या आता है। कहता हाँ मैं गम लेके मर रहा हूं। क्या गम? कहता जितनी मैं देश की सेवा करना चाहता था उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया। भगत सिंह जैसा शहीद जो इस प्रकार की बात करता है, और उसके छोटे भाई 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था, सरदार कुलदीप सिंह का 1910 में जन्म हुआ था। मैं जब तीन मूर्ति में रिसर्च करता था, पीएचडी करता था, तो सरदार कुलदीप सिंह से बड़ी मुलाकात हुआ करती थी। वहां सारे लोग, इंटरनेशनल लेवल की वो लाइब्रेरी है। एक बार मैंने उनको आमंत्रित किया अपने कॉलेज से लेक्चर देने, तो सरदार कुलदीप सिंह हमारे जॉर्ज कॉलेज के साल में 1980 में आए। बड़ा अच्छा बात, क्योंकि जब 3 मार्च 1931 को आखिरी मुलाकात हुई थी शहीद आजम भगत सिंह के साथ, तो कुलदीप सिंह वहीं थे, इनके पिताजी भी वहीं थे, इनकी माता जी भी वहीं थी। बहुत ज्यादा क्लोज से उन्होंने जेल को देखा था। तो जब उन्होंने भगत सिंह को लेक्चर दिया, एक स्टूडेंट ने सवाल किया सरदार कुलदीप सिंह से कि सरदार साहब, लाला लाजपत राय को लाठी पड़ी और जो है लाला जी की डेथ हो गई, और शहीद आजम भगत सिंह ने लाला जी की मौत का बदला लिया। आपके भाई को अंग्रेजों ने मौत की सजा दी, आपने क्या किया? एक लड़का, मुझे उसकी अभी भी शक्ल नजर आती है, वो लड़का खड़े होकर सरदार कुलदीप सिंह से वो पूछता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, खैर मैंने भी जेल काटी, उन्होंने भी, उनकी भी जेलें बहुत ज्यादा है। तो सरदार कुलदीप सिंह जो कि शहीद आजम भगत सिंह से सिर्फ 3 साल छोटे थे, इनके पत्राचार भी हैं, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे, मैं उनको अक्सर मिला करता था। ये तेजी संधू उनकी जो है कुलदीप सिंह की पुत्र बधू। इनका हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली 1 साल पहले डेथ हो गई, बेटे की भी डेथ हो गई, बड़ा अफसोस है इस बात का। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि तेजी संधू जी को आज जो हमने आमंत्रित किया, इन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, हमें इन पर गर्व है। ये ऐसे वंशज से, ऐसे परिवार से जिस पर न केवल देश को बल्कि दुनिया को नाज है। इसके अलावा आप सभी एक के ऊपर आर्टिकल लिखे जा सकते हैं, लेकिन मैं 2-4 का छोटा सा परिचय देकर आप अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हमारे बीच में कपूर साहब बैठे हैं, वीके कपूर साहब। अजीत डोभाल इनको गुरु जी कहता है। जस्ट इमेजिन, जो डोभाल जो है हमारे कपूर साहब को गुरु जी कहता है, कितनी महान हस्ती है।
यात्री में रहे हैं, ये दुनिया के बहुत से देशों में गए हैं, इजराइल में ये गए हैं, पाकिस्तान में। एक बार ये पाकिस्तान की बात अक्सर सुनाते हैं, यहाँ की हॉकी टीम को लेकर ये गए पाकिस्तान, लाहौर में गए, तो वहां का कोई डीआईजी एक पुलिस ऑफिसर इनको मिला, ये दोनों पंजाबी गल्ला कर रहे थे, और तीसरा बंदा कहता यार तुझे तय को मानते जाए करते हो। तो ये वाइडली ट्रेवल्ड हैं, ये एडीसी थे। खैर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि बाकी सभी जो है अपना, ये आर्या साहब बैठे हैं, राजपूत जी के पिताजी, इनका बेटा अभी कुछ महीने पहले शहीद हुआ है, एक लौता बेटा था और तो बच्चा भी नहीं था। तो इन्होंने जो है देश के लिए जो है अपना बेटा इनका कुर्बान हुआ, इन्हें भी हम जो है यहाँ आने पर इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। खैर विजिल जो है नैन है और कहीं है, मैं एक एक का नाम लूंगा काफी टाइम लग जाएगा, कहीं ऐसा ना तो बनियान कमीज से लंबी हो जाए, तो मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर एमएम जुनेजा एक ऐसी शख्सियत है हमारे बीच में कि जिनके बारे में यदि हम जानने लग जाएं और इतना आनंद हमें आएगा उनके बारे में सुनते हुए। एक तो ऐसे वक्ता है कि जो श्रोताओं को अपने मोह पाश में बांध लेते हैं और नॉलेज के भंडार है। उनकी बेटी को मैंने एक बार सुना था साहित्य अकादमी के सभागार में, तब उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी प्रोफेसर थे वहां पर साधुराम कॉलेज में हिसाब में, और हिस्ट्री की क्लास में जब बोलने लगते थे डॉक्टर जुनेजा जी, तो साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट वहां पर उस कमरे में आकर के बैठ जाते थे, जिनको स्थान नहीं मिलता खड़े हो जाते थे, और दरवाजों के बाहर भी सुनने के लिए, और पिन ड्रॉप साइलेंस उसके साथ सुनते थे कि जुनेजा जी का लेक्चर चल रहा है। तो मेरे भाई ने मुझे बताया, जब मैंने बताया कि मैंने उनकी पुस्तक पर काम किया है, पिछली 2-3 पुस्तकों पर, तो उसने कहा कि अरे वो जुनेजा जी तो कहता कि यहाँ पर आए थे गांव के, तो जबरदस्त वक्ता है कि जहां तक बोलते गए सन्नाटा पसरता गया गांव के श्रोताओं में। तो वो शख्सियत है। अब इनकी किताबों की सूची अगर मैं उस पर पढ़ने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं बता देता हूं कि बहुत सारी सीधे सीधे क्रांतिकारियों पर आपकी पुस्तकें हमारे बीच में आई हैं। और प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय थे, तो उन्होंने घर पर आमंत्रित किया था डॉक्टर साहब को, और वहां पर उनकी पुस्तक का लोकार्पण भी किया था। उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी जी, उनके द्वारा भी इनकी एक पुस्तक का विमोचन हो चुका है। बीच में मैं और डॉक्टर जुनेजा जी के बारे में बताता रहूंगा आपको। कुछ याद है जो पुरस्कृत साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत भी हैं 2 पुस्तकें। डॉक्टर विजेंद्र जी का धन्यवाद कि उन्होंने बता दिया हमें। और मैं अब हिमांगी शर्मा तैयार रहे उनको बुलाने से पहले, हमारे यहाँ पर एक शख्सियत ऐसी बैठी हुई है, उनका नाम लेना भूल गया मैं, श्री अजय सिंह राणा हमारे लेखक भी हैं, और बॉलीवुड हाइट्स में हम बैठे हैं। तो बॉलीवुड में पदार्पण किया इन्होंने भारतीय हिंदी सिनेमा में, या स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में। पहली फिल्म इनकी जो वो तैयार हो रही है, वहां पर रणदीप हुड्डा उसमें हीरो हैं, तो वो भी हमारे बीच में हैं। धन्यवाद आप आए, हाईकोर्ट से यहाँ पर हमारे बीच में आए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हिमांगी शर्मा को कविता के लिए। और हिमांगी शर्मा के बारे में आप सभी जानते हैं कि बड़ी जोशीले अंदाज से कविताएं बोलने में माहिर हैं हिमांगी। +2 की स्टूडेंट हैं अभी, और पंचकुला का जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने डायबिटीज अवेयरनेस कैंप के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर भी चुना है। और 2 पंक्तियों के साथ, परम वीर निर्भीक निडर पूजा जिनकी होती घर घर, परम वीर निर्भीक निडर पूजा जिनकी होती घर घर, भारत माँ के सच्चे सपूत हैं, सुभाष चंद्र बोस अमर, सुभाष चंद्र बोस अमर। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हिमांगी शर्मा को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जन को मेरा स्नेहपूर्ण वंदन। जैसा कि सर ने कहा था, गोपाल प्रसाद व्यास जी की पंक्तियों से ही शुरू करूंगी।
है समय बड़ा तूफान प्रबल, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की, यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई जय हिंद जिसकी निशानी है जय हिंद। मैं बहुत सौभाग्यशाली कि मुझे श्री एम जुनेजा जी की पुस्तक, श्री एम जुनेजा जी एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर पीएचडी एवं सुप्रसिद्ध लेखक इतिहासकार द्वारा लिखी गई पुस्तक नेताजी भारतीयों के हृदय सम्राट क्यों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। यह पुस्तक पढ़ने के बाद मैं दावा करती हूं, यदि कोई पाठक या युवा पाठक इस पुस्तक को पढ़े तो इसके प्रत्येक अध्याय में उसे नेताजी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ वह उसे एक सच्चे देशभक्त बनने की प्रेरणा भी मिलेगी। तो ऐसा क्या है, तो ऐसा क्या है जो सुभाष चंद्र बोस को युवाओं का आदर्श बनाता है? ऐसा क्या है जो एक साधारण सा युवा सुभाष महान भारत का प्रेरणा स्रोत बन जाता है? वह है उनका प्रेरणाओं से भरा जीवन। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक जिले में श्री जानकी नाथ जी के घर एक पुत्र का जन्म होता है, जो केवल एक माता पिता का पुत्र नहीं बल्कि भारतवर्ष का पुत्र था। संपन्न परिवार, भाई बहन सब होते हुए भी वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा पर चलते हुए जो सभी भारतीयों को अपना परिवार मान ले, वह बोस जो अंग्रेजों के शासन में कड़ी मेहनत का परिचय देते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के चौथे स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा ले, वह बोस जो भारत की अवस्था और अपने लोगों की दुर्दशा को देख सभी सुख सुविधाएं छोड़ अपने वतन को लौटाए, वह बोस। अगर अमृत काल में हमें नेताजी की जीवन की महत्वता को जानना है तो हमें जानना होगा उस छोटे सुभाष को जो अपने घर के पास रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा का ख्याल रखता था। हमें जानना होगा उस सुभाष को जो एक संपन्न परिवार में पैदा होने के बाद भी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवाया करता था। हमें जानना होगा उस सुभाष को जो दर्शन शास्त्र करने के बाद एक कलाकार नहीं बल्कि मां भारती का सच्चा क्रांतिकारी बन गया। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा अध्याय लिख रहे थे जो आज के नए भारत की नींव है, चाहे वो आजाद बैंक हो या आजाद हिंद फौज का गठन, जो आज भी विविधताओं में एकता का प्रतीक है। जहां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहां 1943 में रानी झांसी रेजिमेंट अंग्रेजों से लोहा ले रही थी और ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी। वह एक महिला सशक्तिकरण को एक विचार ही नहीं भारत की हकीकत बनाना चाहते थे, मगर दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत का सूर्य देखने से पहले ही मातृभूमि ने अपने प्रिय पुत्र को खो दिया। मगर शरीर खत्म हो सकता है, शरीर खत्म हो सकता है, विचार नहीं। आजादी वह विचार है जिसके लिए मैं मर भी जाऊं, लेकिन यह विचार मेरी मृत्यु से थमेगा नहीं। हजारों लोगों में अवतार लेगा, हजारों लोगों में अवतार लेगा, पनपेगा तब तक जब तक यह देश स्वतंत्र नहीं हो जाता। और स्वतंत्र सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि कुप्रथाओं से, कुविचारों से आजाद भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, भारत जो विविधताओं में एकता का प्रतीक है, वह भारत जिसका स्वप्न नेताजी ने देखा था। बांधे जाते इंसान, बांधे जाते इंसान, कभी तूफान न बांधे जाते। बांधे जाते इंसान, कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती, काया जरूर बांधी जाती, बांधे ना इरादे जाते हैं, बांधे ना इरादे जाते। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
बहुत अच्छी हिमांगी के माता पिता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री दीपक जी और वंदना जी, तो उनको भी हम प्रणाम करते हैं और उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुस्तक के बारे में मैं एक बार थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं कि ये नेताजी के बाल्यकाल से लेकर के 12 अध्यायों में इसका विभाजन किया है डॉक्टर साहब ने। तो इसमें बाल्यकाल, कॉलेज का विचित्र विद्यार्थी, ये जो हमारे सामने इस पुस्तक की जो विशेषताएं वो किस रूप में आती हैं, और पहले जितनी भी पुस्तकें हमने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर या उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर जो पढ़ी है, उनसे अलग और एक रोचक अंदाज में आपको जानकारियां इसमें मिलेंगी। जो मैंने पढ़ी तो बड़ा आनंद आया मुझे, साथ साथ जानकारियां भी पढ़ी मेरी। तो कॉलेज का विचित्र विद्यार्थी, आईसीएस जैसे श्रेष्ठ पद को ठुकराना, ये अध्यायों के मैं नाम बोल रहा हूँ। कांग्रेस का अद्भुत नेता, कलकत्ता से जोखिम भरा प्रस्थान व बर्लिन प्रवास, आजाद हिंद फौज की स्थापना द्वारा स्वतंत्रता संग्राम का सैन्यीकरण, आजाद हिंद फौज ध्येय प्राप्ति में सफल या असफल, नेताजी की गांधी जी के प्रति सोच, नेताजी बनाम नेहरू, नेताजी क्रांतिकारियों के सच्चे हितैषी, नेताजी एक विचारक के रूप में, और 12वां अध्याय निष्कर्ष। तो इस प्रकार से इस पुस्तक को इन 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है। बाल्यकाल से लेकर किस तरह से विचित्र बुद्धि का सुभाष नौजवान जो था, किस प्रकार कॉलेज में उनकी जो उपस्थिति दर्ज होती थी, सारी फैकल्टी के अंदर, सारे विद्यार्थियों में किस प्रकार से उनका अपना प्रभाव का अलग था, उसके बारे में विस्तार से और रोचक तरीके से लेखक ने यहाँ पर इस पुस्तक में बताया है। मैंने जब पढ़ा उनके बारे में, जब वो बर्लिन प्रवास के लिए गए और कलकत्ता में जेल में थे, अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिए गए, और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रह करके तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि मैं बीमार हूं, मुझे इलाज के लिए बाहर, जेल से बाहर निकाला जाए। तो अंग्रेजों ने फिर उनको घर में नजर बंद कर दिया और वहां से उनके ऊपर पहरा बिठाया कि पेड़ों पर भी बैठ करके सैनिक उनकी वो देखते थे रात भर की भी ये निकल ना जाए कहीं, लेकिन वहां से चकमा देकर के किस प्रकार वो निकले, किस तरह से उन्होंने समुद्री यात्रा की बर्लिन में जाकर के, और फिर हिटलर के साथ जब हाथ मिलाया तो उसका रोचक वर्णन यहाँ पर है और रोंगटे खड़े करने वाला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहां जर्मनी के जो चांसलर थे हिटलर, वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी उनकी तरफ हाथ कर दे ऐसे। तो नेताजी ने किस प्रकार जाकर के अपने बातों के द्वारा और अपने व्यक्तित्व के द्वारा उनको किस तरह से प्रभावित किया, और जिस तरह से वहां आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद उसको ठुकराया, और जब उन्होंने अपने चाचा को शायद पत्र लिखा कि भाई अंग्रेज लोग मेरे जूते साफ करते हैं, कहते हैं मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है वहां पर इंग्लैंड में कि मेरे जूते साफ करने वाले वो अंग्रेज हैं। और उनकी जो धर्मपत्नी श्रीमती एमिली फ्रैंकलिन, उनको उनका जो नामोल्लेख, उनकी शादी किस प्रकार से हुई, किस तरह से उनका योगदान उस दौरान रहा और किस तरह का उनका त्याग रहा, तो ये पुस्तक भी उन्हीं को समर्पित की है डॉक्टर साहब ने। तो यह भी बड़ी बात है, एक नया अध्याय हमारे सामने आता है उनकी जिंदगी का, और किस तरह से वो फिर वहां से जापान गए। तो ये सारी जो जानकारियां हैं, बहुत सारे जो छिपे हुए तथ्य हैं आज तक जो पाठकों के सामने नहीं आए, वो इस पुस्तक के अंदर दर्ज हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसमें दर्शाया गया है कि जब आजाद हिंद फौज के उसमें निर्माण के बाद उन्होंने जो संचालन उसका किया, उसका नेतृत्व संभाला, उसके बाद कौन कौन सी कठिनाइयां उनके सामने आई और किस तरह से डर से वो अंग्रेज उनके डर से हिंदुस्तान को छोड़ करके गए। तो उनका मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक अभूतपूर्व योगदान नेताजी का रहा है उसमें। और मैंने तो एक बार टीवी में जब ये डिबेट चल रही थी, जनरल बख्शी वो बता रहे थे कि 1950 में जब वो इंग्लैंड के जो एक प्रधानमंत्री इटली, वो जब आए तो पत्रकारों ने पूछा उनसे क्या आपने जो आजादी भारत को दी है, क्या वो क्विट इंडिया मूवमेंट के डर से दी, महात्मा गांधी के डर से दी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहते ये तो 1942 में ही 1944 में ही वो आंदोलन असफल हो चुका था। उसका कहता एक ही कारण था, INA, इंडियन नेशनल आर्मी।
ये उसके मुख से ये शब्द जो ना उनके प्रधानमंत्री जब वो यहाँ पर आए 1950 में कलकत्ता में उन्होंने बात बोली, तो बहुत सारी बातें हैं जिनका जो नेताजी का भी योगदान रहा है वो इस पुस्तक के अंदर दर्ज है। तो इसलिए इस पुस्तक का जो मूल्य है, इस पुस्तक की कीमत, इसकी विशेषताएं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ज्यादा मैं उस पर न बोलते हुए, क्योंकि हमारे वक्ता यहाँ पर हैं, तो मैं अब हमारे विशिष्ट अतिथि श्री ईश्वर सिंह दोहन आईजी आईटीबीपी से रिटायर्ड हैं, कि चाहता हूं कोई नेक काम हो जाए, कि चाहता हूं कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। श्री ईश्वर सिंह सभी को जय हिंद। रेस्पेक्टेड नेशनल केएस भुल्लर जी, श्री के शारदा जी, श्री अश्विनी सांडेल्या जो कि अभी स्टेज को संभाले हुए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट श्रीमती तेजी संधू जी जो कि शहीद भगत सिंह के परिवार से संबंधित है, श्री वीके कपूर सर, श्रीमती सुनीता नैन जी, श्री दीपक शर्मा जी, राणा जी, बिटिया ने बहुत अच्छी कविता सुनाई है, और ये फ्यूचर की जो है कवियत्री नाइटिंगेल जो है नजर आ रही है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज ऐसे मंच पर खड़ा हूँ जहाँ एक बहुत ही अच्छी किताब का विमोचन हो रहा है, श्री सुभाष चंद्र बोस सभी भारतीयों के नायक क्यों। आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि देश की आजादी जो है, जितने भी रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं और आर्म फोर्सेस हैं हमारी, उसकी वजह से मिली, ना कि जो हमारे जो एक पार्टी बनाई गई थी, एक प्रेस रिलीज करने के लिए एक पार्टी बनाई गई थी 1985 में, और ये चीज़ मैं काफ़ी बुक्स पढ़कर, मैं 1 लाख के लगभग रिटायरमेंट के बाद में किताबें मैंने खरीदी हैं, उन सब किताबों को पढ़कर मैं ये बताना चाहता हूँ। मेरे दादाजी तो महात्मा गांधी के साथ में रहे 1922 से लेकर और 1947 तक, जब तक वो शहीद नहीं हुए, जो राइट्स चल रहे थे, तो वो डॉक्टर बन चुके थे, तो इलाज करने गए थे, तो वहाँ गाँव में उनको काट दिया गया, हमें डेड बॉडी में नहीं मिली, और हमारे परिवार ने बहुत संघर्ष किया इसके लिए। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो देश को आज़ादी मिली, एक तो अंग्रेजों की अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी इतनी खराब हो गई थी कि वो दूसरे अपने देश को संभाल नहीं पा रहे थे, दूसरे देश को कैसे संभाले। दूसरा आईएनए का प्रेशर था, और महात्मा गांधी भी अपने पूरे ये सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, इनको सबको छोड़कर लास्ट में उसको भी वही कदम उठाना पड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो का जो इन्होंने नारा दिया था, तो लास्ट में वही अपनाना पड़ा। और जब तक शहादत नहीं दी जाए, जब तक कोई सोल्यूशन निकलता नहीं। और ये उन्हीं का ही है, सरदार भगत सिंह के परिवार से आए हैं, सरदार भगत सिंह का बहुत योगदान है उनके साथ में, सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान कम नहीं आता है। और सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न परिवार में थे, शायद उनके 13 भाई बहन थे, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, कटक में उनका घर को संग्रहालय बना दिया गया है, उसको देखने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनकी जीवन यात्रा जो पढ़ने का भी मौका मिला, पहले भी मौका मिला, और डॉक्टर एम जुनेजा ने जो जिस तरह से बुक लिखी है, बहुत ही सिंपल शब्दों में, और सब चीज़ों का एक निचोड़ इस किताब में, जो कि बहुत ही, इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल रखा गया है। ये मैं समझता हूँ कि हर घर में ये किताब होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि किस चीज़ की प्रायोरिटी हमें जिंदगी में देनी है। हम लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं,
जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं होती। हम खुद भी देखते हैं, हम अगर गांव में रहते तो हमारे साथ के लोग अभी वृद्ध नजर आते हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाए। और सुभाष चंद्र बोस तो वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने सब कुछ करके दिखाया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, कोई ये ना कहे कि इस चीज से डर गया। वो समुद्री यात्रा से इंग्लैंड में गए, वहां जाके आईसीएस की परीक्षा दी, क्योंकि बहुत ही कम दिन बाकी थे आईसीएस की परीक्षा के, और बहुत ही टफ एग्जामिनेशन वो होता था, और उसमें उन्होंने 4th पोजीशन प्राप्त की। तो वो नॉर्मल अगर इंसान होते तो इतनी कंफर्ट भरी लाइफ होती थी आईसीएस अफसर की। वो एक किस्म का अपने एरिया का राजा होता था, कोई इंटरफेरेंस किसी चीज की होती नहीं थी, उसको घर मिलता था, उसको सब सुख सुविधाएं मिलती थी। उन सबको छोड़कर उन्होंने रिजाइन दिया। उसको रिजाइन देने में भी कुछ पैसा उन्होंने भरना पड़ा, वो पैसा दिया उन्होंने, और देश की आजादी के लिए लग गए। किसी वजह से कांग्रेस में उनका जब एक रिजल्ट का एक इंतजार होता है, जो आजादी हमें 1915-20 में मिल जानी चाहिए थी, वो आजादी हमारी प्रोलॉन्ग हुई 1947 तक चली। और जिस तरह से हमारा आंदोलन चला बहुत ही स्लो चला, और जो आजादी मिली, मैंने आपको जैसे कहा कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स इस पोजीशन में नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद उनकी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अपने देश को संभालने के लायक नहीं। और आज खुशी की बात है, उस देश को हिंदुस्तानी संभाल रहा है, और पता लगता है कि देश की क्या सिचुएशन होगी। हम लोग बट गए इस वजह से क्योंकि छोटी छोटी हितों के लिए हम लोग अपनी स्वार्थी बने, और जिसकी वजह से हमने उनका साथ दिया। चाहे बैटल ऑफ प्लासी की बात हो, चाहे बाकी 1857 की लड़ाई की बात हो, जब विभिन्न राजाओं ने उनका साथ दिया। अगर वो साथ नहीं देते, दिल्ली में वो पूरी तरह से घिर चुके थे। तो किन किन लोगों ने साथ दिया ये सबको पता है, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा देश बहुत पहले आजाद हुआ था। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, जुनेजा जी के जो है, इनको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। 1914 में 2014 में मेरी बेटी का आईएएस में सिलेक्शन हुआ, तो हम कलकत्ता में थे। तो कलकत्ता में क्या चीज देखी जाए, तो मेरे फादर जो है वो 22 साल में, जब मेरे दादाजी की डेथ हुई, तो पूरे परिवार का उनके ऊपर जिम्मेवारी थी। दादाजी के बारे में जो अनसन हीरो रह गए, हालांकि पंजाब सरकार ने 12.5 एकड़ जमीन उनको दान देके, उनको सम्मानित करके हमारे परिवार को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुमशुदा है। और मैं समझता था कि जुनेजा साहब की किताब में उनका नाम आ जाएगा, लेकिन उनकी किताब में भी नाम नहीं आ पाया। और मैं समझता हूँ आगे जो किताब लिखेंगे उसमें जरूर नाम आएगा। तो हिसार को जब भी मैं सर्च करता था कि हिसार के ऊपर किसने किताब लिखी है, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर लिखती थी, तो इंटरनेट में एम जुनेजा जी आता था। मैं कलकत्ता की लाइब्रेरी में गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा एक लाइब्रेरी है, जो नेशनल लाइब्रेरी है और सबसे बड़ी लाइब्रेरी। कोई भी किताब छपती है उसकी एक कॉपी वहां जाती है। वहां जाके मैंने किताबें इनकी पढ़ी, और मैं ढूंढ रहा था कि हिसार में जब जाऊंगा तो पता करूंगा जाट कॉलेज में प्रोफेसर साहब वो कहाँ सेटल हुए हैं या फिर रिटायर हुए हैं। एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, तो अखबार में मुझे देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि एक कम्युनिटी सेंटर का इनॉग्रेशन में जुनेजा साहब ने भाषण दिया है। पंचकुला के जितने कम्युनिटी सेंटर है, बहुत अच्छा स्टेप है कि ये सभी शहीदों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर रखे गए। तो उसके बाद मैंने इनको ढूंढा, और जो मेरा सौभाग्य है कि इनका सानिध्य मुझे प्राप्त होगा, और मैं भी इस जर्नी में हूँ। इनकी तो ये 32वीं 33वीं किताब है। मेरा भी प्रयास रहेगा कि 9 सितंबर जिस दिन मेरे दादाजी की शहादत हुई थी, उस दिन मैं वो किताब का विमोचन मेरे दादाजी के ऊपर प्रयास कर रहा हूँ लिखने का। अभी मैं डिप्टी कमिश्नर हिसार के पास भी गया था, तो उनके पास भी कोई लिटरेचर नहीं है हिसार के बारे में। तो मैंने इनका जिक्र किया, तो जब भी आप हिसार जाएंगे तो आपको मिलवाएंगे भी, और वो जो आपने एक फोटो कॉपी दी है उसकी कॉपी भी, प्रतिलिपि भी उनको भेंट करेंगे। तो ज्यादा सब ने कहते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत मुझे मौका दिया आपने अटेंड करने का। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद रोहन साहब। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आने वाली पीढ़ी हम पर रश्क करेंगी हम असरों,
आने वाली पीढ़ी हम पर रश्क करेगी हम असरो, जब उनको मालूम पड़ेगा हमने फिराक को देखा था। तो हम जुनैदा जी के बारे में कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी हम पर रश्क करेगी हम असरो, जब उनको मालूम पड़ेगा कि हमने जुनैदा जी को देखा था। क्या बात। शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी पर शोध कार्य में जुटे हुए हैं लोग। साथ में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं, जो अगला कार्य कर रहे हैं और बहुत ही श्रम साध्य कार्य है। रिसर्च कोई ऐसी नहीं होती, उसके लिए बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं, बहुत समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उनकी जीवनी पर इनका कार्य आगे चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इस पुस्तक में लेखक ने तो लिखा कि कांग्रेस के जब वो अध्यक्ष बने तो महात्मा गांधी ने अपना उम्मीदवार उतार करके सीधा सीधे ये कह दिया था पट्टाभी सीतारमैया को कि ये मत समझना पट्टाभी सीतारमैया है, ये मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। उसके बाद इतने लोकप्रिय थे सुभाष चंद्र बोस जी कि उन्होंने उस पहले इलेक्शन में, कांग्रेस के इलेक्शन में उनको हरा दिया। लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं आया। इस पुस्तक के अंदर यह दर्ज है कि उन्होंने महात्मा गांधी की सोच का हमेशा स्वागत किया, उसका सम्मान किया। और जब देखा उन्होंने कि मेरी इस जीत को ये पचा नहीं पाए कांग्रेस के लोग, तो उन्होंने खुद ही उस त्याग पत्र दे दिया कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि कांग्रेस के अंदर फूट पड़े, मेरी वजह से कोई दरार आए। तो इस तरह के जो प्रसंग है वो पढ़ करके बहुत अच्छे लगते हैं, तो डॉक्टर साहब ने वो इसमें दर्ज किए हैं। मैं अब थोड़ा सा एक और जो रंग है वो आपके सामने बीच में बदल करके उसके बाद फिर हमारे जो मुख्य अतिथि है उनका संबोधन करवाऊंगा। तो मैं अब शिवा शर्मा यहाँ पर है, कविता सुनाएंगे अपनी, उनके लिए 2 पंक्तियां आप बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आजादी जब मिलती है तो शहीदों की बदौलत मिलती है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एक सैनिक जो कह रहा है वो क्या कहता है, किसी अज्ञात कवि की रचना है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। किसी गजरे की खुशबू, देखना भाव देखना किसके लिए क्या कह रहा है कवि। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत मां, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत मां, मैं अपनी मां की बाहों को तरसता छोड़ आया। धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और उसके बाद में आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। थोड़ा ऊंचा बोलो। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम अपने प्रोफेसर एम जुनेजा सर की एक और नई पुस्तक रचना के लोकार्पण समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं जुनेजा सर की आभारी हूं कि उन्होंने आज के इस व्यस्त जीवन में भी हम सभी को भारतीय संस्कृति से, भारतीय इतिहास से जोड़कर रखा है। मैं आगे भी सर से यही चाहूंगी कि समय समय पर हमें इसी तरह इतिहास को जानने व पढ़ने का मौका देते रहें। अधिक समय न लेते हुए मैं एक रचना आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बहुत शोर मचता है बेमतलब की बातों पर, जब बात देश की भलाई की हो, सच्चाई की हो, तो सारा हिंदुस्तान एक तरफ क्यों नजर नहीं आता? फिर बहस किस बात की? मेरी कविता का शीर्षक है ये मिट्टी मेरी जननी है और इसकी लेखिका है सविता पाटिल। इतिहास के पन्नों से उठाकर एक बात दोहरानी है, इतिहास के पन्नों से उठाकर एक बात दोहरानी है। ये देश मेरा अभिमान है, ये मिट्टी मेरी जननी है। ये देश मेरा अभिमान है, ये मिट्टी मेरी जननी है। अधिकारों पर बहस करने वालों,
अधिकारों पर बहस करने वालों, चलो कर्तव्यों पर भी बात करते हैं। बांट दो चाहे जिस तरह से हमें, बांट दो चाहे जिस तरह से हमें, हम तिरंगे में हर बार जुड़ते हैं। रंग भाषा जाति या धर्म से अलग हो तो क्या, रंग भाषा जाति या धर्म से अलग हो तो क्या, इस धरती में पनपा हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है। इस धरती में जन्मा हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है। शर्त बस एक होगी, शर्त बस एक होगी, जिसकी नियत नेक होगी, जिसका ईमान मेरे देश से जुड़ा होगा, ये देश उसके साथ ही खड़ा होगा। जो चाहो चुका, जो हो चुका गलत अब ना दोहराएंगे, जो हो चुका गलत अब ना दोहराया जाएगा। भूतकाल के कंकालों को भविष्य पर ना लादा जाएगा। बदल रहा है समय, देश की दिशा अब तय है। बदल रहा है समय, देश की दिशा अब तय है, और साथ बढ़ने की हमने ठानी है, और साथ बढ़ने की हमने ठानी है। ये देश मेरा अभिमान है, ये मिट्टी मेरी जननी है। इतिहास के पन्नों से उठाकर एक बात दोहरानी है, ये देश मेरा अभिमान है, ये मिट्टी मेरी जननी। धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा मैम। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि जनरल KES भुल्लर जी को यहाँ पर आमंत्रित करने से पहले उनके लिए भी 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। जनरल KES भुल्लर जी को मैं बड़े आदर के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। Distinguished guests, invitees, attendees, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया है इधर कुछ बोलने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए, और मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आप लोग आए हैं इस समागम में और कुछ सुन रहे हैं इसके बारे में। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं प्रोफेसर जुनेजा साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि उनकी एक और किताब आज पब्लिश होकर रिलीज हो रही है। उम्मीद रखता हूँ कि ये काम प्रोफेसर साहब करते रहे और अपनी किताबें पब्लिश करते रहे, और जो लोग इस सब्जेक्ट्स में इनमें इंटरेस्टेड हैं उनको पढ़ने का और उसमें से कुछ मोटिवेशन लेने का आनंद आएगा। मैं सॉरी, मेरा बोलने का स्टाइल थोड़ा मिलिट्री टाइप है। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद 4 साल चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर रहा हूँ, वक्त में पंजाबी में भी काफी गड़बड़ कर देता था, लेकिन थोड़ा मेरे से बेयर करेंगे कि मैं अपने स्टाइल में बोलता हूँ। आजकल क्या हो गया है कि हमारा जो जीवन है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई है। इसलिए क्या हो गया है कि नई पीढ़ी का जो दिलचस्पी है वो ह्यूमैनिटीज को छोड़ के टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तरफ ज्यादा चले गया है। एक है कि उसके अंदर आपको फर्दर ऑक्यूपेशन लेने का या बिजनेस करने का या रिसर्च एंड एनालिसिस करने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, तो ये वजह है कि आप लोगों को वो अट्रैक्ट करती है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं
जो आपके मन को, आपके दिल को इफेक्ट करते हैं, वो शायद अपनी धीरे धीरे इंपॉर्टेंस खो देगा। और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ लोग अभी भी हैं जो इस बात को समझते हैं और उन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भूल नहीं गए हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। एक बहुत पुरानी कहावत है, those who don't learn from history are doomed by history। जो लोग अपने इतिहास से, अपने पुरानेपन से जो नहीं सीखते हैं, वो फिर हिस्ट्री बन जाते हैं, उनको कोई जानता पहचानता नहीं है। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो हमारे को क्या देता है? मोटिवेशन देता है। वो हमारे को सिखाता है कि हमने अपने पुराने समय में क्या गलतियां करी हैं, उससे हम क्या सीखे हैं और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लोग मैन पावर के साथ डील करते हैं, स्पेशली जो आर्म फोर्सेस के बंदे हैं, पुलिस फोर्सेस के बंदे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदे हैं, जिनको अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने जूनियर्स को ऐसे ऐसे हुक्म देने पड़ते हैं कि जिसका मतलब है, आइए मैं आपको आपकी मौत के ऊपर लेके जा रहा हूं, आपको मारने के लिए लेके जा रहा हूं, और वो आपके साथ चलते हैं, वो आपको बचाते हैं, वो आपके कहने के ऊपर किसी कॉज के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चीज क्या है जो इनको ये पीछे से जो जिसको बोलते हैं फोर्स देती है, वो चीज है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर, आप एक नॉर्मल पुलिस एक्शन देख लीजिए, कल को कोई लॉ एंड ऑर्डर का भी एक्शन हो गया है, आपके पुलिस वाले को बोलते हैं जाओ उसको करो, आपको क्या पता आगे से क्या होगा, फायर हो सकता है, कोई वेपन का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो बंदा अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस टाइम उसके मन में ये कभी नहीं आता है कि मेरे को क्या हो सकता है। वो कहता है मुझे हुक्म मिला है, मुझे ये करना है। तो इस चीज का क्रक्स है जो वो मोटिवेशन है। और एक हमारे जैल साहब हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी किताबें लिखी हैं मोटिवेशन के ऊपर। वो कहते हैं मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज प्लेइंग विद इमोशंस ऑफ अ पर्सन। अगर आप एक बंदे के इमोशंस को मतलब निकाल दे, उसको बढ़ा दे, उसको भड़कावा दे दे, वो बंदा कुछ भी कर देता है अपने इमोशंस के लिए। तो इतिहास, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे को मोटिवेट करता है। जब हम पढ़ते हैं कि भगत सिंह ने क्या किया, लाला लाजपत राय ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, या किसी और जो मतलब करोड़ों लाखों लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, तो वो हमारे को मोटिवेशन देते हैं कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करके दिखाएं। चाहे हम उसको अपने देश के लिए कर रहे हैं या अपने आप के लिए कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन हम करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी बंदा मैन पावर, एचआर के साथ इन्वॉल्व है किसी भी तरीके में, उसके लिए हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हमें सब पे पढ़ना चाहिए और उसमें से मोटिवेशन लेना चाहिए। एक और हैबिट होगी है, वो मेरे भी एक्चुअली टूटी जाती है। मेरी वाइफ आज भी कम से कम 1-1.5 घंटा कोई किताब नहीं पढ़ती है तो सोती नहीं है। मैं तो आजकल 2 बिस्की लगा कर सो जाता हूँ। उम्र हो गई है मेरी। ये जो रीडिंग हैबिट है ये बहुत जरूरी है। मैं एक दिन जुनेजा साहब को बता रहा था, मैं अपने यंग डेज में एक किताब सुबह शुरू करता था, शाम तक खत्म कर देता था। आजकल नहीं करता हूँ। और एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जुनेजा साहब की ज्यादातर लिखित किताबें वो जल्दी लिखते हैं, मुझे पर्सनली आके फोटोग्राफ कॉपी देते हैं। मेरी हिंदी पढ़ने में थोड़ी स्पीड भी स्लो है, तो मैं उससे भी थोड़ा कई बार डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता। लेकिन ये जो रीडिंग हैबिट है ये टेक्नोलॉजी की वजह से जारी जा रही है। आजकल विकिपीडिया है, व्हाट्सएप है, गूगल है, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है कि बच्चों को किताब के पास नहीं जाना पड़ता। हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, पता करना होता था, बुक्स में जाते थे। आजकल आपको आपके हाथ के ऊपर मिल जाती है, लेकिन ये बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को, सबको ये आदत दिलाएं कि कम से कम आप 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, जो भी टाइम उनको मिलता है, कोई ना कोई किताब पढ़े। जैसे कि उनके मन को भाती है, हर चीज में आपको कोई थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा। और कुछ नहीं, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपकी इंग्लिश बढ़ेगी या हिंदी बढ़ेगी, जो भी आप पढ़ रहे हो।
और आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, पेंशन से रिलीफ मिलेगा। मेरी एक गुप्ता साहब से दरखास्त है कि बॉलीवुड हाइट्स में लाइब्रेरी नाम की कोई चीज नहीं है। मैं जब पेंशन आया था इधर आके रिटायर हुआ था, मेरे पास बहुत सारी किताबें थी। मैं कोई कम से कम 5-6 हज़ार किताब बरेली के अंदर उनकी लाइब्रेरी को डोनेट करके आया था। फिर मैंने इधर आके कम से कम 300-400 किताब बॉलीवुड लाइब्रेरी को डोनेट करी। और मुझे याद है 1 साल या 1.5 साल पहले घर में कुछ रेनोवेशन चल रही थी, मेरी बीवी ने कहा किताबें रखने की जगह नहीं है, मैंने फिर बॉलीवुड लाइब्रेरी को अगर डोनेट करी। पर मुझे लगता नहीं है कि बॉलीवुड हाइट्स में कोई लाइब्रेरी चल रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए स्पेशली आप थोड़ा उसको लाइब्रेरी को करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी किताबें उधर पड़ी है, पता नहीं पड़ी हुई है कि नहीं है, इसके बावजूद थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी आप जरूर उसको दीजिए कि जो बच्चे चाहे वो आके कहीं आधा-पौना घंटा टेबल टेनिस भी खेल लें, कोई किताब वगैरह भी देख लें। और उसके लिए आपको शायद कुछ बुक्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कोई अच्छी मैगजीन वगैरह जो इनको चाहती है। मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक जीएस मैगजीन थी, जूनियर स्टेट्समैन, बच्चे बहुत पढ़ते थे उनमें। हम लोग को बहुत बाहर काट के कार्ड पीट के फोटो में दोबारा पे चिपका देते थे, स्टूडेंट्स थे। तो ऐसी कोई मैगजीन वगैरह जो आजकल है, मुझे मालूम नहीं कौन सी है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं अब तक, तो थोड़ा उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। अभी जुनेजा साहब, प्रोफेसर साहब, आपकी जो इनकी एक्सपर्टीज है वो एक्चुअली फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखते हैं और कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। उन्होंने सरदार भगत सिंह के ऊपर तो ऑफकोर्स एक मास्टरी करी हुई है उस सब्जेक्ट के ऊपर और बहुत अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और लेकिन इन्होंने मेरा ख्याल शायद पहली बार ही सुभाष चंद्र बोस के ऊपर किताब लिखी होगी। एटलीस्ट अभी नए थोड़े दिन साल पहले से जब से मैं इनको जानता हूँ, जब से मैं बॉलीवुड में आया हूँ, इनफैक्ट मैं बॉलीवुड में इनके सन इन लॉ की वजह से आया था। और मुझे आज भी याद है जब मैं घर देख में आया था तो शाम का वक्त था, वापस जा रहा था, तो सबसे पहला कप चाय का बॉलीवुड में मुझे इतना नहीं बुलाया था। ये मुझे अभी भी याद है, जिम से आई हुई थी तो कहती सर प्लीज आके एक कप चाय का पीते जाओ। तो मैं इनको काफी देर से अरसे से जानता हूँ, कभी कभी शाम को टाइम निकाल के मैं इनके साथ थोड़ी गुफ्तगू बातचीत भी करता रहता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि जो पढ़े लिखे, जो ज्ञानी विद्वान है, उनसे कुछ सीखे। उम्र बंदे की सीखते सीखते चली जाती है। सुभाष चंद्र बोस हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी रहे हैं, लेकिन उनको वो दर्जा नहीं दिया गया, मेरा जो सोच है, जो मेरी समझ है, जो उनको मिलना चाहिए। उसकी वजह बहुत है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर होता है, जिसका एंड में जो आगे सक्सीड कर जाता है उसी का ही चर्चा जारी होती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो कंट्रीब्यूशन है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको 2-4 मोटी चीजें उनके बारे में बताऊंगा, कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग सब मेरे से ज्यादा जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और लेकिन 3-4 चीजें ऐसी हैं, या 2-3 चीजें उनकी ऐसी हैं जो किसी भी फ्रीडम फाइटर में नहीं आपको मिलेगी शायद। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपना लाइफ सेल्फ कंफर्ट के बारे कभी नहीं सोचा। जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो पुरानी नौकरी करते हैं, वो जानते होंगे आईसीएस में आना इज लाइक कमिंग अ किंग। उन दिनों में आईसीएस जो नौकरी थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण नौकरी थी हिंदुस्तान के अंदर। मोस्टली अंग्रेजों के पास थी, बहुत कम हिंदुस्तानियों को मिलती थी, और उन्हीं हिंदुस्तानियों को मिलती थी जो बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट होते थे, बहुत पढ़े लिखे होते थे। ऑर्डिनरी आदमी नहीं जा सकता था। जब हम छोटे होते थे, मेरी फैमिली है थोड़ी गवर्नमेंट सर्विस के साथ इन्वॉल्व रही है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, आईसीएस काडर तब भी एग्जिस्टेंट था इंडिया में, और आईसीएस काडर आईएएस आईपीएस से ऊपर माना जाता था, ऊपर दर्जे के ऊपर था, इंडियन फॉरेन सर्विस से भी ऊपर दर्जे पे था इन प्रोटोकॉल इन से। अभी आईसीएस ऑफिसर नहीं बचे हैं कोई। और मुझे पता है कि मेरी एक फर्स्ट कजन है, उन्होंने काफी देर शादी वादी नहीं कराई, फिर वो कहीं जाके व्यास आश्रम में सेटल हुई। फिर ओल्ड एज में उन्होंने एक आईसीएस ऑफिसर से शादी करी, और मैं उनसे भी गुफ्तगू 1-2 बार मुझे मिलने का मौका मिला, बहुत ज्यादा नहीं, मैं बातचीत करता था। आईसीएस काडर एक ऐसा था कि वो एक इंसान के लिए मतलब हिमालय पर्वत कैप्चर कर लिया या चढ़ गए ऐसा मौका होता था।
नेताजी ने अपनी कोई पर्सनल गेन को छोड़ के आईसीएस से रिजाइन कर दिया। कुछ शायद ही एक आधा बंदा होगा हमारे इतिहास में जिसने ऐसे किया होगा, मुझे तो पता नहीं है, पर हो सकता है कोई और भी हो। और उन्होंने सिर्फ इसीलिए किया कि वो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर सके, इसलिए नहीं किया कि घर बैठना है। उनके घर में कोई पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन कर लिया। वो आए हैं, वो ज्वाइन किए हैं, कुछ उनके डिफरेंसेस हो गए नेहरू के साथ, पार्टी के साथ, और उनको वो पार्टी फिर प्रेसिडेंटशिप थी वो छोड़ के जाना पड़ा। और फिर उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट जो अप्रोच ली फ्रीडम के लिए, जो किसी और ने नहीं ली। वो उनको अरेस्ट के हुक्म थे, वो वहां से एस्केप करके निकल गए, जैसे बता रहे थे, जापान बर्लिन चले गए, हिटलर को मिला। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहली आजाद हिंद फौज जो खड़ी करी है, वो आजाद हिंद फौज किनकी थी? प्रिजनर्स ऑफ वॉर की थी और हिंदुस्तानी ट्रूप्स थे। उसके अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं था, वो सारे हिंदुस्तान के ट्रूप्स थे। और पहली बार ही वो फौज खड़ी करी। उस फौज ने जापानियों के साथ लड़ाई लड़ी, कोई इंडिपेंडेंट ऐसा बैटल नहीं लड़ा जो उनको दिया जाए, लेकिन उसके अंदर जितने बंदे थे वो मोटिवेटेड बंदे। वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को निकाल के इकट्ठा करके इतने छोटे टाइम में और जंग में भेजना, 15 साल लग जाते हैं बंदे को ट्रेन करने के लिए, लड़ाई में भेजने के लिए। खैर वो सोल्जर्स से पहले भी सीखे हुए थे। ये जो इन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी करी, वो एक साइकोलॉजिकली ब्रिटिशर्स के लिए बहुत डिफीटिंग एक फैक्टर था। क्योंकि क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी नहीं बल्कि बहुत खराब हो गई थी। हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन जो चल रहा था महात्मा गांधी के अंदर बहुत एडवांस हो गया था। लेकिन एक और जो चीज उनके जो दिमाग को लगी या उनके साइकोलॉजिकल उसको इफेक्ट किया था, वो था कि एक फौज खड़ी हुई है, जो आज तो चलो हमने इनको पकड़ के जो रेन इन कर लिया है या काबू में कर लिया है, लेकिन ये ऐसी फौज है कि जो दोबारा उभर सकती है। और अंग्रेजों ने 110 साल पहले 1857 में 190 साल पहले ये देख लिया था कि अगर लोकल्स रिबेल कर दें तो उसको संभालना कितना मुश्किल हो जाता है, उसके कितनी कैजुअलिटीज उनको सहनी पड़ती है, कितने लॉसेस सहने पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, अमंग अदर फैक्टर्स, नॉट दी ओनली फैक्टर, जिसकी वजह से हमें आजादी मिली। और मैं कुछ दिन पहले किसी से बात ये भी कर रहा था, ये पहली टाइम हुआ है हिंदुस्तान की फौज के अंदर कि नेताजी ने एक महिला विंग खड़ा किया है लड़ाई के लिए, औरतों को जंग के लिए तैयार किया है। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट, ये फिनोमेना था, लोग भूल गए। और आज आपने देखा होगा कि ये जो ट्रेंड है ये दोबारा आ रहा है। हमारी महिलाएं, हमारी बच्चे, हमारी लेडीज दोबारा फौज के अंदर भर्ती हो रही है। और अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा पिछले 1-2 साल से कॉम्बैट रोल्स में भी जा रही है। और हमारा इतिहास को हुआ है, चाहे हम अपने देवी देवता ले लें, वो हमेशा भयानक रूप में है, जंग में है, लड़ाई के लिए जाने के लिए तैयार है। रानी झांसी के बारे में आपने सुना हुआ है। तो हमारे देश के अंदर औरतों का जंग के अंदर कोई ताल्लुकात रखना नई चीज नहीं है, ये पुरानी बात है, ये हमारे खून में, हमारे इतिहास में है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ऐसे है। तो आज ये जो फिनोमेना हो रहा है, मेरे हिसाब से बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बहुत इसके रिपरकशन भी हैं। कुछ हमको इफेक्ट तभी मिलेंगे जब एक्चुअल कॉम्बैट होगा, क्या होता है, क्या कैसे लड़ाई में फेर होते हैं, कैसे प्रिजनर हो गए तो क्या उनकी ट्रीटमेंट होगी, ऐसी चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत एक अच्छा फिनोमेना है कि लेडीज को भी अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जिन्होंने अजीत डोभाल का कभी टीवी के अंदर इंटरव्यू सुना होगा, उनको भी इसका आइडिया इसी से आया था, इंडियन नेशनल आर्मी से, आजाद हिंद फौज से। उधर महिला है, आज फिर महिला होनी चाहिए फौज के अंदर। सो नेताजी का आपको पता है थोड़ा डेथ मिस्ट्री में रहा है। उनका जो मकसद था, मिलिट्री एम था, वो नहीं पूरा हो सका। लेकिन एम ना पूरा होते हुए भी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत प्रोमिनेंट रही। अभी मैं शायद जरूरत से ज्यादा बोल गया हूं, तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको और आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आपने अपने बेटा एक देश के लिए दिया है, ये बहुत काफी दर्जा है।
ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है और मैं तो अपने सर्विस के अंदर बहुत ऐसे मौके मिले हैं। मैं अभी दुआन साहब को भी बता रहा था, कारगिल की लड़ाई के अंदर भी मैंने काफ़ी देखा है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शहीद को हम लोग ना 1 या 2 दिन ही पहचानते हैं, भूल जाते हैं। उनकी फैमिलीज को, उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चों को जैसे जैसे हैं क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, एज ए सोसाइटी समाज को ये समझना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मेरा आपके जनरल सुभाष जी के साथ काफी ताल्लुकात रहा है और जानते हो कोई जनरल सुभाष शुना मैं तो बठिंडा में था तो नगर कमांडिंग डिवीजन, तो मैं उनसे काफी मिलता जुलता रहा हूँ। अभी काफी साल हो गए मैं मिला नहीं। वो कहाँ सेटल हुए हैं? नोएडा। अच्छा, ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अच्छा, चाचा जी को ऐसे क्या हुआ था कि वो मैं एक्चुअली आउटपोर्ट का हूँ, तो एक्सरसाइज वगैरह के लिए राजस्थान काफी जाते थे। वो तब तक इंकार का कमांड कर रहे थे, तो मैं एक बार उसी व्यवस्था जाकर काम मेरा उनके साथ से मुलाकात की। देन मैं जब ब्रिगेडियर था उस टाइम पे बठिंडा में, तो हमारे डिवीजन गंगानगर की डिवीजन आती थी, उस टाइम वो डिवीजन कमांडर वैसे क्यों बाजपुर से थे, बाजपुर में डिवीजन बात में है। ओके, आजकल बड़े हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत बहुत आभार जनरल AS भुल्लर जी। बहुत अच्छी बातें नेताजी के बारे में भी बताई और बहुत सारी सामान्य बातें भी जो हमारे जीवन में हमें बहुत अच्छी लगती है, वो उनकी जानकारी हमारे मुख्य अतिथि ने दी। और एक बात और कही कि पुस्तकों से जो परेशान हुई दीदियाँ, तो उन्होंने कहा भाई जो हर पुस्तक प्रेमी है उनकी अधिकतर जो पत्नियां हैं वो पुस्तकों से परेशान रहती हैं। और डॉक्टर जुनेजा जी ने एक बात कई बार हमारे फंक्शनों में कि भी जिस तादाद में देश में शराब के ठेके खुले हैं, उसके अगर अनुपात में हम पुस्तकों की दुकानों को देखें तो उनकी मात्रा नगण्य है। तो पंचकुला हाल ही में तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक भी पुस्तक की दुकान नहीं है। पुस्तक की मतलब जिस पर साहित्य खरीदा जाए। चंडीगढ़ में हम सौभाग्यशाली हैं कि एक स्थान ऐसा है, पंजाब बुक सेंटर, कि जहाँ पर साहित्य, हर प्रकार का साहित्य उपलब्ध है, सिर्फ एक मात्र है। और लेकिन साहित्यिक जो मैगजीन है, चाहे वो रूसी साहित्य है, पंजाबी साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उर्दू साहित्य है। तो अब मैं हमारे शहीद आजम भगत सिंह के अनुज के पुत्र वधू श्रीमती तेजी संधू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है और उनको सम्मान दे करके हम खुद गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करेंगे जो जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आए मैडम के सम्मान के लिए, और क्योंकि इसकी अभी प्रतियां छप करके नहीं आई हैं, तो सीमित सी प्रतियां हैं, सीमित सी प्रतियां यहाँ पर है, तो डिजिटल उन्होंने निकाली है। तो बाद में प्रकाशन के बाद वो पुस्तक हमारे बीच में आएगी। पढ़नी शुरू कर दी है। वो क्षण हमारे बीच में आए पुस्तक के विमोचन के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। किसी वक्ता के बारे में यदि बात सुनी कि उसके जादू के बारे में, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में सुनी थी। जब वो 60 के दशक में चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष बन करके जब आए,
और रामलीला कमेटी जो परेड ग्राउंड 17 सेक्टर चंडीगढ़ का, उसकी कमेटी ने उनको निमंत्रण दे दिया कि आप वहां पर चीफ गेस्ट रहोगे दशहरे वाले दिन। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और लेक्चर देने के लिए भी। जब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, जो प्रोफेसर थे, कहते किस तरह का कार्यक्रम होता है, वो तो कहते थे हल्ला गुल्ला होता है, वहां पर मेला होता है, पुतले जलाए जाते हैं, बच्चे आते हैं और जैसे मेला लगता है उस तरह से होता है। वो कहते हैं मैंने तो गलती कर ली, लेक्चर के लिए भी बोल दिया, हम उन्हें कौन सुनेगा। लेकिन जब वो बोले उसमें, तो लोगों ने अपने बच्चों को थप्पड़ मार मार करके चुप कराया। तो जहां तक उनकी आवाज चल जाती रही, वहां तक सन्नाटा पसरता चला गया। अगले दिन अखबार की जो हेडलाइन थी बहुत बड़ी कि चंडीगढ़ में कोई विद्वान आया है। तो ऐसे वक्ता, तो दूसरे जो वक्ता हैं डॉक्टर MM जुनेजा जी के बारे में मैंने सुना, ये वो भी जब बोलते हैं तो अजीब जादू करते हैं। तो अब हमें वो समय आ गया है कि हम उनको सुनेंगे, लेकिन दो पंक्तियों के साथ वसीम बरेलवी साहब की दो पंक्तियां उनके साथ आमंत्रित करना चाहूंगा मैं। आज इस पुस्तक के लेखक, बहुत अच्छे वक्ता और एक महान शख्सियत, कि मुझको चलने दो अकेला है अभी मेरा सफर, कि मुझको चलने दो अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। मैंने पहले जो है कुछ मेहमानों का परिचय किया था, लेकिन उसके बाद मेहमान तो और भी आए हैं और उनमें दो मेहमानों का भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक हितैषी जी आए हैं, बैठे कहाँ? हाँ, ये हितैषी जी बहुत बड़े समाज सेवी हैं। इनके ऊपर तो आने वाले वक्त में लोग MPhil करेंगे या PhD करेंगे। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा है ये शख्स। हालांकि पत्नी की बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके बावजूद समाज के लिए टाइम निकालना इट्स नॉट एवरीबॉडी का होती। दूसरा, मैं एकता बैठी कि चली गई? चली गई। चलो खैर, मैं नहीं वो बोलता हूँ। एकता के बारे में यही कहना चाहता था कि एक बार लाला लाजपत राय से किसी ने पूछा कि हु इज एन आइडियल डॉटर, तो लाला जी तो बड़े इंटेलिजेंट थे। उसने कहा था कि एन आइडियल डॉटर इज शी हु इज बेटर देन हर पेरेंट्स। तो हालांकि ठीक है, मेरी बेटी है, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहता, वो मेरे से भी काफी आगे निकली थी। उसने जड़ों से जुड़ो वगैरह कई प्रोग्राम करती रहती है। तो खैर वो है नहीं, लेकिन उसी कह रहा है कि मैं करता हूँ। अब रहा पॉइंट जो है नेताजी के बारे में। पहली बात तो ये है कि ये मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 14 साल हो गए, राम वनवास लगभग पूरा हो गया है। ये पुस्तक का विमोचन यहाँ पहली बार हो रहा है। यहाँ फंक्शन बहुत होते हैं, लेकिन पुस्तक का विमोचन यहाँ जो है पहली बार हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में और भी लेखक इस प्रकार के काम करते रहे। लेखक किसको कहते हैं? एक जट ने, एक किसान ने एक लेखक को कहता कि यार तू ड्राइंग रूम में बैठ के, लाइब्रेरी बैठ के किताबा लिखता रहना, चल खेत जा, गर्मी सर्दी अन्ना कुछ होते पता चले कि खेती बाड़ी की होती है। कहा तू लेखक है? लेखक बड़ा इंटेलिजेंट सीगा, अक्सर होंगे होंगे। वो कहता है मैं भी किसान हाँ। वो जट कहता है किवें तू किवें किसान है? कहता मैं कागज रूपी धरती से कलम रूपी रथ चलाना और कल्याण रूपी फसल पैदा करना, मैं भी किसान ही हूं, मैं उसको घट नहीं करता। घर मेरा कहने का मतलब ये है कि लेखक की बहुत सारी परिभाषाएं, मैं तो आपको इनका कुछ सुनाऊंगा, इतना टाइम भी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े जो है कवि सम्मेलन कराया करते, बड़े शौकीन। रामधारी दिनकर जो है वो राष्ट्र कवि थे। एक दिन कवि सम्मेलन दिल्ली में हुआ चौबारे पर, तो जब कवि सम्मेलन जो समाप्त हुआ तो उसके बाद आगे आगे नेहरू उतर रहा था, पीछे सॉरी आगे आगे दिनकर साहब थे और पीछे पीछे नेहरू जी थे। नेहरू जी का पैर फिसल गया एकदम उसके ऊपर जाके, और जब नीचे आए तो पंडित नेहरू ने कहा दिनकर को कि दिनकर साहब आपने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं तो गिर गया था। तो दिनकर ने कहा था जब जब राजनीति गिरती है तो साहित्य ही सुनाता है।
मैंने किताब लिखी है। किताब किसको कहते हैं इसके बारे में बड़े लेख आते हैं। मैं तो आपको जैसे ओवर चावल बनाती है खाना दाना देख के पता चल जाता है। भगत सिंह से बड़ा दुनिया में पुस्तक प्रेमी मैंने आज तक नहीं देखा। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, दुनिया का इतिहास पढ़कर देख लो आप। भगत सिंह 23 साल 5 महीने 25 दिन का था जब उसको फांसी होती है। तब तक वो 550 किताबें पढ़ गया था। 550। मैं 79 का हो गया, मैंने नहीं पढ़ी इतनी किताबें। फांसी होनी थी 24 मार्च 1931 को सुबह 7 बजे सेंट्रल जेल लाहौर। उसने 22 मार्च 1931 को ट्रिब्यून अखबार में एक रिव्यू पढ़ा लेनिन की बायोग्राफी का, और उसका एक दोस्त था प्राणनाथ मेहता वकील था। जो ही आया उसको उसने कहा कि मेरे को रामचंद्र एंड सन्स लाहौर में बहुत बड़ी दुकान थी किताबों की। अभी जो है अपना जो है अश्विनी जी कोट कर रहे थे कि मैं अक्सर वो बात कहता हूं। अश्विनी जी के बारे में एक बात कहनी भूल गया। मैंने 2 MA की हुई है, PhD की हुई है, और ये अश्विनी जी 4 MA है, MPhil है, PhD है। तो ये हमारा जो मंच संचालन व्यक्ति कर रहा है हाईली क्वालिफाइड। तो खैर प्राणनाथ मेहता को भगत सिंह ने कहा कि यार मैंने वो किताब ले आकर के मैंने ट्रिब्यून से रिव्यू पढ़े। वो भागा भागा गया और वो किताब लेकर आया। इसने किताब छीन ली उससे भगत सिंह ने और किताब पढ़नी शुरू कर दी। और ये मैं बात बता रहा हूं 23 मार्च 1931 की। 4 बजे के करीब जेल के 4 कर्मचारी आए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट था अकबर खान, सरदार चतर सिंह था, 2 और वार्डन थे। वो कहते सरदार जी ना दो लो आखिरी वेला हो गया। तो भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। वो कहता रुक जाओ, एक इनकलाबी दूसरे इनकलाबी ने लेट आया, लेनिन भी इनकलाबी और भगत सिंह भी इनकलाबी। और उसने उस किताब का सिर्फ चैप्टर कंप्लीट किया, पूरी किताब तो पढ़ नहीं पाया। उसने क्योंकि 11 घंटे फांसी एडवांस कर दी गई और उसने सोचा था कि मैं सुबह तक किताब पढ़ जाऊंगा। मैंने उसकी भतीजी से पूछा, ये मैडम समझो जो है इनकी ननन से पूछा कि भगत सिंह ने क्या PhD करनी थी, क्या ICS का कंपटीशन देना था, क्या प्रोफेसर बनना था, वो क्यों पढ़ रहा था आखिर वो? बड़ा अच्छा जवाब उसने किताब में भी लिखा है कि भगत सिंह आखिरी वक्त तक इसलिए पढ़ रहा था ताकि उसको कोई सॉल्यूशन मिल जाए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन एंड नेशन बाय नेशन खत्म हो। आज हिंदुस्तान में 799 यूनिवर्सिटीज हैं, 45,000 कॉलेजेस हैं, इतने प्रोफेसर होंगे। दुनिया के इतिहास में उस व्यक्ति ने आखिरी दम तक किताब पढ़ रहा है। तो भगत सिंह किताबें पढ़ता था, सुखदेव नहीं पढ़ता था। सुखदेव कहता भगत सिंह तो कहता भगत किताबें पढ़ता रहना की करता था। भगत सिंह कहता सुखदेव का पता किताबा की सिखानी है, कहते ना मनता नहीं पता की सिखानी है। तो भगत सिंह कहता है कि किताबें दर्द सहना सिखाती हैं, कष्ट सहना सिखाती हैं। सफरिंग एंड ग्रेटनेस लिव टुगेदर। सुकरात ये कहा करते थे, यू वांट टू बिकम ए ग्रेट मैन यू हैव टू सफर ए लॉट। एक मां को ईश्वर क्यों कहते हैं? वो लेबर पेन में से गुजरती है, तब सुंदर बच्चे को जन्म देती है। इसी प्रकार से ये साहित्यकार, ये लेखक, ये बुक लवर, कितने भगत सिंह ने कष्ट से भाई बुक ने, मैं ज्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहता। अब रहा नेताजी के बारे में बोलना कि नहीं दे रहे। मैं 35 साल पढ़ाया कॉलेज, मेरा सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा ब्रीफ कराना बोले। सुभाष चंद्र बोस की जो है ना मैं झलकी है आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बोलूंगा। सबसे बड़ी जो उसके जीवन में झलकी जो है ना, वो जो मुझे लगती है 1914 में भगत सिंह 17 साल का था और इसने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता का बहुत मशहूर कॉलेज था, वहीं विवेकानंद पढ़े थे, जगन्नाथ सरकार पढ़े थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वहां पढ़ा था। आज लाहौर में नेशनल कॉलेज बंद हो गया जिसमें भगत सिंह पढ़ता था। भगत सिंह जिस नेशनल कॉलेज में पढ़ता था वहां का कोई भी स्टूडेंट गद्दार नहीं निकला। सुखदेव वहां पढ़ता था, मुझे बहुत से लोग पढ़ते थे। कॉलेज ऐसे मतलब दैट वाज नोन एज द नर्सरी ऑफ पैट्रियट्स, देश भगत पैदा करता था। और आज मैंने बताया इतने कॉलेजेस हैं, वो चीज नहीं मिलती। तो मैं आपको बताना चाहता था, जब इसने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता ज्वाइन किया, ये किसी गुरु की तलाश में था। इसने विवेकानंद का लिटरेचर पढ़ लिया था, 10 वॉल्यूम में मैंने पढ़े हैं,
ये राम जो परमहंस की तरह गुरु चाहता था, जैसे विवेकानंद को परमहंस गुरु मिला था, ये उसकी तलाश में था। 1914 में गर्मी की छुट्टियां हुई, एक दोस्त से पैसे लिए, ये 3-4 लड़के जो हैं उत्तरी भारत के तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, मथुरा, वृंदावन, बनारस, गया वगैरह वगैरह, नथु वगैरह, कहीं गुरु नहीं मिला। मां को नहीं बताया, बाप को नहीं बताया, मां रोती थी। जब ये धोखा खा के, धक्के खा के जब वापस आ गया, तो इसकी मां जब इसको मिली, रोने लगी। वो कहती है कि छोटी बेटी की शादी करनी है, मैं इसलिए जिंदा होनी तो मैं तो गंगा में डुबकी मार के मर जाती, तू मेरे को मारने के लिए पैदा हुआ है। जब ये अपने बाप को मिला, वो इसको छाती से लगा कर रोता ही रहा। लेकिन मैंने इसका बयान पढ़ा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कहता मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने चीज सीखी कि दुनिया में गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। अब गुरु इसने किसको बनाया? गुरु इसने बनाया लिटरेचर को, किताबों को। बुक्स आर द वॉइसेस ऑफ अवर फोरफादर्स। किताबें, जब मिल्टन कहा करता था पेपर इज पेरिशेबल बट बुक इज परमानेंट। किताबें जो है, भगत सिंह किताबों की वजह से बना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको गुरु मिले, तो उसने किताबें पढ़ पढ़ कर ये ज्ञान प्राप्त किया था। और 550 किताबें मैंने बताया कि वो पढ़ गया और मैं नहीं पढ़ पाया। मैं कई प्रोफेसरों को जानता हूं, घर में डिक्शनरी लेकर मैं आई डोंट वांट टू टच दैम। कन्फ्यूजन कहा करता था, लाइट ए स्मॉल लैम्प ऑन योर पार्ट बट डोंट टच द डार्कनेस। खैर, मैं डार्कनेस को कंडेम नहीं करना चाहता। उसके बाद जो दूसरे इसके जीवन की जो मुझे खास बात लगती है, वो है आईसीएसई। भुल्लर साहब ने, जनरल भुल्लर ने काफी डिटेल में बताया। ये बीए ऑनर्स फिलॉसफी कर चुका था, एमए में दाखिला ले चुका था। इसका फादर इसको आईसीएस बनाना चाहता था, ये नहीं बनना चाहता था, क्योंकि अंग्रेजों से नफरत करता था। उसने ताना मारा कि जो बड़ा भाई है शरद चंद्र बोस, जिससे जो बड़ा था सुभाष से, उसकी एज निकल चुकी थी, एज बार हो चुकी थी, लेकिन अभी सुभाष चंद्र बोस के कुछ महीने रहते थे। उसने इसको कहा बेटा आईसीएस के लिए जाओ। कहने पापा मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं जाओ, मेरा डायरेक्टिव है। ठीक है, तो इसने फिर कहता मैं सोचता रहा, इसका एक दोस्त था हेमंत, उससे इसने सलाह मशवरा किया, ये आईसीएस के लिए चला। जब आईसीएस के लिए चल पड़ा घर से, कुछ महीने में ही ये जो है 6 लेने थे टोटल आईसीएस, ऑल ओवर वर्ल्ड से बैठते थे लोग, इसका चौथा नंबर था, 4th पोजीशन। जब ये आईसीएस क्वालिफाई कर गया, अब बैटल ऑफ नर्स आई, सुभाष चंद्र बोस विल बी लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर, लिखना पड़ता है। जो भी आर्मी ऑफिसर या बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। इसने कहा मेरे बस का नहीं है। इसने अपने फादर को, इसका फादर नहीं चाहता था, इसके बाप ने कहा बेटा 10 साल के बाद हिंदुस्तान को स्वराज मिल जाएगा, तुम नौकरी ले ले। इससे बड़ी नौकरी तो थी नहीं, जैसे जनरल भुल्लर साहब बता देते। और ये रिजाइन देता है। और एक बार इसको नौकर गोरा मिल गया, इसको गोरे नौकर इसकी सेवा करते थे, जैसे बताया अश्विनी जी में। तो इसने अपने दोस्त को हेमंत सरकार को चिट्ठी लिखी थी, द ब्रिटिश हु आर रूलिंग अपॉन योर इंडिया, द ब्रिटिश हु आर रूलिंग अपॉन योर इंडिया, दे आर पॉलिशिंग माय शूज इन इंग्लैंड। बड़ा खुश होता था। इसने इंग्लैंड में रहकर जलियांवाले बाग का हादसा हुआ था, जनरल डायर को हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये कहा था सेवियर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, बड़ा चिढ़ता था ये कई बार वहां की जो है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन की गैलरी में बैठकर देखा करता था, ये कितने खुश है, हमारा कितना बुरा हाल है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि इससे फिर पूछा गया कि तूने रिजाइन क्यों दिया? इसने बता दिया अगर तूने रिजाइन देना था तो आईसीएस के कंपटीशन में बैठा क्यों? क्या लगा मैं अंग्रेजों को बताना चाहता था तुमसे कम इंटेलिजेंट नहीं है। ये उसका जवाब देता। और आईसीएस की जॉब को छोड़ने वाला पूरे कांग्रेसियों में ये पहला आदमी है। जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाया, सरदार पटेल, खैर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। आईसीएस के कंपटीशन को 4th पोजीशन लेकर क्वालिफाई करता है और लात मार दी। बड़े लोग हैरान हुए थे, बड़ी इसकी मिन्नतें की गई थी। अब 1921 में ये गांधी जी को मिलता है और 1921 से लेकर 1945 तक, 18 अगस्त 1945 को हो सकता है एयर क्रैश में इसकी डेथ हो गई हो। बड़ी बदकिस्मती है देश की कि इसकी डेथ गुड़ गोबर कर दिया।
अगर इसकी डेथ डिक्लेयर हो जाती, इसका भाई शरद चंद्र बोस भी नहीं माना, इसकी वाइफ जो है एमिली शंकर वो भी नहीं मानी। नेहरू तो चाहता था चलो कोई डेट अनाउंस हो जाएगा ना, अगर डेट अनाउंस हो जाती तो राजघाट की तरह बहुत बड़ा स्मारक बनता, लेकिन वो मिस हो गया। खैर, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो मेरा कहने का मतलब ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आईसीएस की जॉब को लात मारता है देश के लिए, अपने लिए नहीं। कहां लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलने की, खैर जितने महान आदमी होते हैं सेल्फ इंपोज पॉवर्टी अपने ऊपर इंपोज करते हैं। गौतम बुद्ध पागल नहीं थे, राजपाट छोड़ दिया था। भगत सिंह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनता, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनता, अशफाकुल्लाह खान हीरो बनता, बड़े सोर्सेज उनके पास, और ये जो है उस रास्ते पर नहीं गए और इन्होंने अपने ऊपर इस प्रकार के कष्ट झेले। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि एक बार युधिष्ठिर ने कहा था इसको सॉरी वेद व्यास ने युधिष्ठिर को कहा था कि दुनिया में सबसे आसान काम है परनिंदा करना और सबसे मुश्किल काम है कुर्बानी करना। तो अगर हम उस कसौटी पर इसको देखें तो ये नंबर 1 पर आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1921 में जंप इनटू फ्रेम राजनीति में आते हैं और 45 में एक क्रैश हो गया, शायद मान लेते हैं। 24 साल का पीरियड है इसका पब्लिक लाइफ का। 17 साल तो ये जो है 17 साल इसने या तो देश निकाला या जेल काटी या नजरबंद हुआ। 6.5 या 7 साल है जब इसको पूरी इंडिपेंडेंट लाइफ मिली। तो 7 साल के पीरियड में इसने कितने कष्ट झेले उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। और इस व्यक्ति ने, अब जो है मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने जितनी सफरिंग इसने बर्दाश्त की, जैसे मैंने आपको बताया 11 बार जेल में गया, 11 बार, और मांडले की जेल पिंजरे की तरह पिंजरे में बंद कर देते थे। कहते हैं कि एक बार सरदार उधम सिंह से पूछा गया कि गुलामी का क्या मतलब है। उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया था 5 जून 1940 को जब लंदन की क्रिमिनल कोर्ट में सुभाष चंद्र समझौता होता है। सरदार उधम सिंह ने यह कहा कि हम हिंदुस्तान के लोग, मैं कंपेयर करता हूं, जब शेर जब जंगल में आजाद होता है कितना ऐश करता है, और जब उसको पिंजरे में बंद कर देता है बंदर की तरह डांस करता है। कहता हम जितने मार्शल, क्या जाट, क्या गुजर, क्या बिश्नोई, क्या राजपूत, कोई हमारी कम्युनिटी कमजोर नहीं, हम शेर हैं, लेकिन अंग्रेजों तुमने हमें पिंजरे में बंद कर दिया, हम पिंजरे से निकलना चाहते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ये शख्स हिंदुस्तान को इस पिंजरे से निकालने के लिए कुर्बानी करता है। 11 बार जेल में गया, 3 बार इसको देश निकाला हुआ, 1 बार जो है इसने नजरबंद इसको किया गया, इसने एक दिन 5 दिन की हड़ताल रखी, एक दिन 16 दिन की हड़ताल रखी, सूखे कांटा हो गया था, बीमारियां इसको दुनिया भर की लग गई थी, सिर्फ देश के लिए इसने ये कुर्बानी दी। और जो कुर्बानी करता है, मैंने बताया वेद व्यास के मुताबिक, वो बहुत महान होता है। सफरिंग एंड ग्रेट में लिव टुगेदर। अब है मैरिड लाइफ, ये शादी नहीं करता और बनता कहना संत्या नू कहना, संत्या तेन पता है खुशी किनू कहते, वो कहना ना मैं नहीं पता खुशी किनू कहते, कहते तेन क्यों नहीं पता, कहना मैं तो निक्का जैसे मेरा ब्याह हो गया, मेरे को पता खुशी किनू कहते। शादी नहीं करना चाहता। कई लड़कियां इसको बहुत पसंद करती हैं। इसका जो गुरु था, पोलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास, एक लड़की आई इसको पसंद करती थी। उसने कहा बेटा क्यों मौत रूपी माला अपने गले में डालती है, कल को लड़ाई में मारा जाएगा, इग्नोर करो इसको। वो कहती नहीं मैं इसके लिए कुर्बानी करने को चाहते थे, शादी उसके साथ नहीं की। लेकिन बकायदा 26 दिसंबर 1937 को एमिली शेंकल ऑस्ट्रियन लड़की के साथ शादी करता है। वो लड़की इसकी पीए थी। जब इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी या जो है इंडियन इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री लिखी, वो टाइप करती थी, इसके साथ उसका प्यार हो गया। और इसने ऑस्ट्रिया के पहाड़ी इलाके में, बहुत खूबसूरत इलाका था, वहां इसने उसके साथ शादी की। और उसके बाद आगे चलकर अनीता घोष इसकी बेटी पैदा हुई। 29 नवंबर 1942 की बात है। और उसको इसने आखिरी बार देखा और ये जो है जापान की तरफ चला गया था और बाद में शायद शहीद हो गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि 1945 में नेताजी सार्वजनिक दृश्य से डिसअपियर हो गए, लेकिन उस औरत ने दूसरी शादी नहीं कराई।
उसकी डेथ 1995 में हुई है। नेताजी की जो है डिसअपीयरेंस 1945 है, वो 95, इसका मतलब लगभग 50 साल तक उस औरत ने सेकंड मैरिज नहीं की। यूरोपियन लेडी तो अक्सर करती हैं, और मैंने अपनी किताब डेडिकेट उसी को की है, इसकी वाइफ को डेडिकेट की है कि उसने एक जो है धर्म निभाया है विधवा औरत का है। अब जो है इसको इतिहास क्यों याद रखेगा? हिस्ट्री इज ए ग्रेट टीचर, हिस्ट्री पोस्ट मार्टम करती है, हिस्ट्री इज नॉट डार्लिंग, वो किसी की लवर नहीं होती, वो पोस्ट मार्टम करके आने वाली पीढ़ी को बताती है। जैसे औरत आईने के सामने जाती है, अपने आप को ब्यूटीफाई करती है, हिस्ट्री बताता है तुम्हारे पूर्वजों के भाई ये गलतियां थी, ये खूबियां थी, खूबियां ना लो, गलतियों से बचो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बार बार ये कहते हैं कि आज मैं यातनाएं सह रहा हूं, ये भगत सिंह यातनाएं सह रहा है, चंद्रशेखर आजाद यातनाएं सह रहा है, ये हमारे पूर्वजों की बेवकूफियां हैं, हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हैं, और हमारे गुरुओं को कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, हमारे नौजवानों को कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। अरे 1947 में लाखों लोग मर गए। ये हमारे पूर्वजों ने गलतियां की, उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, हिस्टोरियन का फर्ज बनता है। ये हिस्टोरियन जो हिंदुस्तान के, ये जिनको आजकल लाख लाख 1.5 लाख, मैंने 35 साल कॉलेज में नौकरी की, मैंने प्रोफेसरों को डिस्कस करते नहीं कभी, ये गाड़ी अच्छी है, ये बंगला अच्छा है, ये औरतें हैं, ये पैटर्न अच्छा है, ये डिजाइन अच्छा है, फिर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्करेज दैट, मैं वहां नहीं जाना चाहता। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि इसका सबसे बड़ा योगदान, जिसको इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा, इसने सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। कोई नहीं कर पाया। इवन भगत सिंह की और तरीका था, गांधी का और तरीका था, लेकिन इस आदमी ने आर्मी को, हिंदुस्तान की आर्मी को जो है अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। और कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन में चर्चिल ऑपोजिशन में था, लॉर्ड एटली प्राइम मिनिस्टर था, उसने सवाल पूछा, उसने ये सवाल पूछा कि तुम हिंदुस्तान क्यों छोड़ना चाहते हो? तो उसने कहा था कि हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम अगर हिंदुस्तानियों के ऊपर कंट्रोल कर पाए। हिंदुस्तान के सैनिक जो हैं वही हमारे खिलाफ हो चुके हैं, अब हमारे बस का नहीं है हिंदुस्तान की राज करना। हिंदुस्तान को आजाद कराने में हिंदुस्तान को आजाद कराने में इस महान आदमी का बहुत बड़ा रोल है। जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है, और मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर गांधी का अपना रोल है, मैं ये नहीं कहता गांधी का रोल नहीं है, भगत सिंह का अपना रोल है, सुभाष चंद्र बोस का अपना रोल, औरत घर में मां का अपना रोल है, वाइफ का अपना रोल है, हस्बैंड का अपना रोल है, एक ही आदमी सारे काम नहीं करता। तो इस व्यक्ति ने स्वतंत्रता संग्राम का सैन्यकरण कर दिया और अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए, लेकिन उन्होंने बदला लिया। जो भगत इसको नंबर 1 एनिमी मानते थे, ये देश का बंटवारा, ये हिंदू मुस्लिम फसाद, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो इतिहास इस बात को कभी नहीं भुला पाएगा। अब है एक हिस्टोरियन ने लिखा है कि अगर सुभाष चंद्र बोस ना होते तो हिंदुस्तान की आजादी लेट होती, डिले हो जाती थी, जिसने एडवांस दी है। अदरवाइज ये डिले होती बहुत ज्यादा है। लास्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि इसका संदेश क्या है? अरे भरी जवानी में इतना हैंडसम आईसीएस ऑफिसर, बाप इसका लीडिंग लॉयर, ब्रदर इसका शरद चंद्र बोस बहुत बड़ा वकील था, इसके ब्रदर डॉक्टर, बहुत बड़े टॉप की पर्सनैलिटी थी। लेकिन इससे पहले एंड करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं ज्यादा बोलता हूँ, आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम दूंगा। बोलो आपका टाइम बोल रहे हैं। ये शख्स की सोच नेहरू के बारे में, गांधी के बारे में क्या है, और भगत सिंह के बारे में क्या है। जवाहरलाल नेहरू ग्रेट आदमी, अगर जवाहरलाल नेहरू ना होता तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी ना होती। 1928 में जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता गया, इसके घर रुका हुआ, तो पानी पीना कि मेरा ये कॉमर्शियल ब्रेक है पारिवारिक। उन्नीस 1928 में दिसंबर का महीना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता गए।
और रुके हुए थे उसके पास नेताजी के पास। नेताजी जब जाते थे इलाहाबाद तो ये आनंद होंगे। जब ये दोनों बाहर निकले तो लोगों ने घेर लिया, सुभाष को भी और नेहरू को। चौबारे पर खड़ी हुई सुभाष चंद्र बोस की भाभी विभावती उसका नाम था, और उसका हस्बैंड शरद चंद्र बोस था। वो औरत देख रही है, वो उसका हस्बैंड कहता है शरद चंद्र बोस अपनी वाइफ को, मैडम क्या देख रही हो? वो कहती मैं देख रही हूं कि इनमें सूरज कौन है, चांद कौन है। फिर उसने कहा दूसरी बात को कहता है कि कौन सूरज और कौन चांद है। तो वहां पर विभावती कहती है हे ईश्वर इनको नजर न लगे, लेकिन इनको नजर लग गई। वो नजर का मैं आपको उदाहरण देता हूं आखिर में क्या हुआ। मैं लास्ट जनरल साहब ने जाना है तो मैं इसलिए इसको समाप्त करता हूं। नामे का अच्छा बनाना तो थाने में बना देता हूं, हालांकि मैटर बहुत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1900 और ये बात है 38 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू आके रुके हुए थे, जैसे पहले रुके हुए थे। कहते जब ये जवाहरलाल नेहरू गाड़ी में बैठ गया, डिग्गी में सारा सामान रख दिया गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी, उसका नाम गीता बोस था, वो अपने बगीचे में से एक फूल तोड़ कर लाई। गुलाब का फूल था, कांटे लगे हुए थे, फूल था। वो क्या किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र नेहरू जो है गुलाब का फूल पसंद करते, उसने उसको तोड़ा और नेताजी और नेहरू जी के कोट में लगा दिया। जब ये लगा रहा था गुलाब का फूल तो नेताजी की उंगली में कांटा चुभ गया, थोड़ा सा खून निकले। वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने जेल में से रुमाल निकाला और उस खून को पोंछने लगा, और वहां पर ये कहता है नेताजी पीछे हट गए, बड़े भाई तेरी किस्मत में गुलाब है और मेरी किस्मत में कांटे हैं। थैंक यू। जुनेजा जी से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। ये पहले मुझे छोटा भाई समझते थे, बाद में पता चला नहीं ये मेरे से छोटे हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ। चाहे वो कुछ महीनों का ही फर्क है हमारा, छोटा इसलिए तो मैं जब भी जिस संस्था में हूँ मैं इनको फिर साथ ही ले जाता हूँ कि चलो वहाँ भी चलो मेरे साथ। तो ये चैरियापुर में भी हमारे साथ है, खादी में भी मेरे साथ है। सिर्फ एक जो फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन है हमारी जो चंडीगढ़, उसमें नहीं है, तो बाकी सब जगह मेरे साथ ही होते हैं। फिर मैं गांधी स्मारक निधि है यहाँ, अभी मैं संधू मैडम से बात कर रहा था, वहाँ मैं अध्यक्ष रहा था, तो वहाँ भी मेरे साथ ही थे। तो संधू मैडम से मैं ये जिक्र कर रहा था, संधू साहब मेरे पास गांधी भवन बहुत बार आए और हम कुछ दिन मनाया करते थे शहीदों के नाम। 23 मार्च के दिन एक शाम शहीदों के नाम, उस प्रोग्राम में हम तकरीबन उनको बुलाते थे। और आज जिस किताब का विमोचन हो रहा, उस लेखक को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अपने छोटे भाई को। और मैं कईयों के नाम इन्होंने लिए, जब एकता का नाम लिया तो एकता जा चुकी थी, लेकिन बाद में आ गई, अब वो फिर जाने लगी थी, मैंने बिठा दिया उसको। जाती क्यों बार बार? क्योंकि जाना इसलिए था, आज उसने ढोल भी बजाने हैं, आप समझ गए होंगे क्यों बजाने हैं ढोल। तो इसलिए मैंने कहा तू बैठ जा, तेरी तो तारीफ बहुत करती थी जुनेजा जी, तुम समय थी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक नाम लेना जुनेजा जी फिर भूल गए, क्योंकि धर्मपत्नी यहाँ पर बैठी हुई है। अगर वो ना होती तो शायद ये लिख भी ना पाते, मैं आपको सीरियस बता सकता हूँ। क्योंकि एक समय ऐसा आया था, जुनेजा जी की जो अंदर की बातें हैं, जब इन्होंने किताब छुपवानी थी, इनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने अपने गहने बेचकर इसकी किताब छुपवा दी। तो क्योंकि किताब में तो जो अध्यक्षीय भाषण होता है उसके पास रहते तो कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। सब जो चीफ गेस्ट हैं या गेस्ट ऑफ ऑनर हैं या मैनेजर भी हैं या हमारा मेरा बेटे की तरह अश्विनी, मुझे तो आज पता चला भी इतना क्वालिफाइड आदमी है ये, लेकिन जब हमारे पहुँचता है मुझे तो लगता है हमें इनके पहुँच होने चाहिए। तो ये कई बार मुझे 29 सेक्टर मिल जाता है मंदिर में,
तो फटाफट पाँव छुएगा, तो आगे से मुझे छूने चाहिए तुम्हारे पाँव। उसके बाद इनके जो साथी कह लो, इनके कुड़म कह लो, एकता के ससुर कह लो, प्रोफेसर नागपाल जी, जो आए तो लेट है लेकिन चलो फिर भी समझ कर आ गए। इस तरह से ये परिवार सारा ही बहुत अच्छा है, ये भी लेखक है बहुत अच्छे। तो मैं जब ये किताब इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी, मैंने थोड़ा बहुत देखा, क्योंकि मुझे जैसे अभी नेहरू जी के बारे में बता रहे थे, वो कवि सम्मेलन बड़े करते थे, कविता मेरा भी शौक वैसे यही है। ये नादर साहब और दीपक बैठे हैं, नैन बैठी है, इनको भी पता मैं इसी तरह, लेकिन मैं कविता खुद नहीं बोलता लेकिन करवाता बहुत हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है मेहनत पूरा कर देती है। सही बात। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया हिमांगी, वो बेटे तुम्हारी अपनी लिखी हुई है वो? अच्छा, क्योंकि हम ये किताबें हैं ना, जो जैसे जनरल साहब ने कहा, इन किताबों को बच्चों तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का युवा जो है हमारा किस तरफ जा रहा है, क्यों नशेड़ी पढ़ रहा है। अगर ये वो किताबें पढ़ने का शौक पैदा हो जाए तो वो इन चीज़ों से दूर हो जाएगा। लेकिन हमारा समाज बहुत गिरता जा रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं चीज़ों को, और तरह का लिटरेचर पढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे भगत सिंह से बहुत, जैसे अभी बता रहे थे हमारे चीफ मिनिस्टर, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, और उसमें कई किताबों का विमोचन के समय में मैं इनके साथ रहा हूँ। हमने कई किताबें कई जगह भेजी भी हैं फिर इनसे लेकर। तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अब हमने प्रयास शुरू किया है आचार्य कुल की तरफ से। जो आचार्य कुल भी है वो भी संत विनोबा जी बहुत महान शख्सियत थे, गांधी जी के बराबरी मैं तो उनको मानता हूँ, लेकिन गांधी जी के शिष्यों में से पहले शिष्य थे वो। उनके नाम से ये संस्था 68 से बनी हुई है, उसकी तरफ से हम एक किताब छपवा रहे हैं, बच्चों की सिर्फ उसमें करता है। सर मैंने उसमें अपनी वो भेजी है, बस ठीक है, भेजी है, वेरी गुड, शाबाश। फिर तो हम स्कूल में भी एंटर कर चुके हैं। जी धन्यवाद। क्योंकि मैं चाह रहा था, उसमें बहुत आई हैं कविताएं मेरे पास, काफ़ी दूर दूर से भी आई हैं। वो किताब छपकर तैयार हो गई है तकरीबन, और गवर्नर साहब उसको रिलीज करेंगे। तो आप वहाँ भी आएंगे उस दिन जब आपकी कविता है, तो मैं आप सबको भी निमंत्रण उस समय भेजूंगा दिग्विजय के थ्रू, क्योंकि ये खुद आचार्य कुल के मेंबर हैं। तो मैं इतना ही ये कहूँगा कि आप जितने भी लोग हैं इस किताब को मैक्सिमम प्रमोट करने की कोशिश करें। ऐसी और भी जो किताबें आए उनको भी, और बहुत जल्द ही हमारे बीच एक और बड़े राइटर बैठे हुए हैं, श्री ध्रुव भंडारी नादर, वो भी इसी तरह के प्रयास कर रहे हैं। किताबें वो भी बहुत लिख चुके हैं, लेकिन आप वो भी इस तरफ चल पड़े हैं। उनकी किताब भी बहुत जल्द, वो नेताजी सुभाष चंद्र जी का भी इसमें जिक्र आएगा। उन्होंने जो वीरांगनाएं, जो उन्होंने इस पर टॉपिक ही और चुन लिया है, लेकिन वो इनको फिर भी बहुत मानते हैं। मेरे पास आए थे जिक्र करने, बहुत जिस दिन मैंने कहा उस दिन उनकी किताब का था, मैंने तो जरूर आना। तो मैं कहा नहीं, आपने जरूर नहीं आना, आपने आना ही आना, आपकी प्रेजेंस बड़ी जरूरी है वहाँ पर। तो वो आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया भी करता हूँ। तो उनकी किताब भी जैसे रिलीज होगी तो मैं चाहूँगा वो, बल्कि जनरल साहब वो आपके बीबी मलिक जी हैं, उन्होंने उस किताब पे 2 मिनट पर वो किताब के बारे में उन्होंने भी काफ़ी पढ़ा भी है, उसके बारे में वो शायद देखेंगे। तो मैं यही कहूँगा, अंत में आप सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर आपका और आपके बेटा जो शहीद हो उसमें फिर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं है कि शहीदों को, बच्चे हमारे शहीद हो जाते हैं, सरकारें सिर्फ नाम का ही काम करती हैं। कभी जो सरकार में जो लोग बैठे हैं ना, उनके बच्चे कभी फौज में मैंने नहीं देखे। मेरे अपने ब्रदर हैं, वो कर्नल रिटायर हुए 2008 से ब्रिगेडियर, और वो रिटायर हुए। मेरा ब्रदर अब सानेला है, वो कर्नल है देहरादून में आजकल, और मेरा भांजा है वो भी कर्नल है, वो अभी यही है दिल्ली में। जनरल ऐसा है, मेरी कुछ कुदरती लाइफ ऐसी है, परिवार में जुड़ा था, फ्रीडम फाइटर थे। मेरी तो माँ ने भी जेल काटी हुई है, तो इसलिए कुदरती हरियाली अपनी करते गए, जैसे जुनेजा जी की तरह। और फिर यहाँ जैसे वो दीपक बैठा है यहाँ पर,
तो जुनेजा जी कहते ये खादी पहनता है कि आज मुझे पॉली पहननी पड़ी, क्योंकि एक फंक्शन पे ये सुबह हम फंक्शनों में जा रहे हैं सुबह से, तो वहाँ से सीधे ले गया आज ये खादी पहन आया और मुझे इसने ये पहना दी पॉली, तो इसलिए थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैं फिर हमसे जुनेजा जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौके पर बुलाया और बोलने का मौका दिया, और जनरल साहब का और आज के जो हमारे खासकर संधू मैडम का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, संधू मैडम शायद मैंने अभी जिक्र भी किया था, मैं भगत सिंह जी की माता श्रीमती विद्यावती जी और बीबी अमर कौर उनकी जो बहन थी अपने भगत सिंह जी की, दोनों को मिला हुआ हूँ जलंधर सिविल हॉस्पिटल में। मैं शुरुआत मैंने प्रेस रिपोर्टर के तौर पे अपनी लाइफ शुरू करी थी 1965 में, तो वो बीमार पड़ गई थी और जलंधर सिविल हॉस्पिटल में मैं उन्हें मिलने गया था। तो मेरा सौभाग्य है कि उनकी फोटो आज तक मेरी उनके पास में है, मैंने संभाल के रखी है उनकी फोटो। उनको जब याद करते हैं तो मन भर आता है। तो मैं अंत में फिर दोबारा से आप सबका धन्यवाद करके आपने मुझे सुना, कोई भी मैं गलत बात कर गया होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। तो 2 मिनट मैं 1 मिनट बीच में अपने आप ले रही हूँ। हाँ। सब नाम ले रहे हैं और हीरोज की बात हो रही है, अनसंग हीरोज की भी बात हो रही है। एक नाम यहाँ पे नहीं लिया गया तो मैं लेना चाहूंगी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज वुमन, एंड बिहाइंड माय फादर इज माय मदर, मेरी माँ। दो मिनट बैठ। हाँ, तो एकता जी सबसे पहले मैंने नाम लिया था जब आए थे, और उसके बाद हमारे जगन महोदय जी ने लिया। तो मैं अब बॉलीवुड हाइट्स के अलॉटीज एसोसिएशन के प्रधान श्री डीबी गुप्ता जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। उसके बाद हम चाय पान के लिए आप सागर आमंत्रित डीबी गुप्ता जी। शारदा जी, रिस्पेक्टेड संधू मैडम एंड रिस्पेक्टेड गेस्ट्स, आप लोग आज आए जुनेजा साहब की जो किताब लिखी है नेताजी पर, उसके अवलोकन के उपलक्ष्य में आपके आने पर हम आपका बॉलीवुड हाइट एलओटी एसोसिएशन आपका धन्यवाद करती है और उम्मीद करती है कि जुनेजा साहब ऐसे ही किताबें लिखते रहेंगे और आप इसी तरह ही बॉलीवुड हाइट्स में आकर हमें हौसला अफजाई का मौका देंगे। थैंक यू।